हाथ थामा है तो छोड़ना नहीं, ये सपना मोहब्बत का तोड़ना नहीं। अध्याय 11 नेशनल क्रश सीक्रेट फौजी। करण राजपूत को अलविदा कहने के बाद जाह्नवी कपूर आखिरकार बांद्रा स्थित अपने लग्जरी अपार्टमेंट पहुंची। उसका फ्लैट काफी बड़ा और आलीशान था। घर में घुसते ही उसने तुरंत राहत की सांस ली और सीधे बाथरूम का रुख किया। 10 मिनट में शावर लेकर वह बाहर निकली। उसने अपना पसंदीदा पिंक कलर का कार्टून नाइट सूट पहन रखा था। कल रात जो कुछ भी हुआ उसे सोचकर उसका सिर दर्द से फटने लगा था, लेकिन शुक्र था कि अब उसे उस फटेहाल मजदूर का मुंह दोबारा कभी नहीं देखना पड़ेगा और नहीं किसी तीसरे इंसान को कल रात की बात पता चलेगी। छोड़ो यार, दिमाग खराब करने से अच्छा है टीवी देखती हूँ। जाह्नवी लिविंग रूम के बड़े से मखमली सोफे पर आलस से पसर गई। कल रात का खौफनाक ड्रामा सच में उसकी जान ही निकाल चुका था। उसने रिमोट उठाया और वॉल माउंटेड स्मार्ट टीवी ऑन किया। जैसे ही टीवी स्टार्ट हुआ उसका आईफोन 6s बज उठा। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। जाह्नवी ने रिमोट सोफे पर फेंका और तकिए के नीचे से फोन निकाला। यह स्पेशल रिंगटोन उसकी सबसे पक्की और चपड़ चपड़ करने वाली सहेली दिशा XIO के लिए सेट थी। उसने फोन कान से लगाया। हाँ दिशा, बोल। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से दिशा की एक्साइटेड चीख सुनाई दी। अरे जाह्नवी, तू कल रात गायब कहाँ थी रे? और सुबह सुबह फोन करके सीधे 10,000 रुपए मंगाए। सच सच बता, कल रात कहीं गुल तो नहीं खिला रही थी? देख, भले ही तू अपने उस मंगेतर करण राजपूत से कभी नहीं मिली है, पर क्या पता बंदा दिखने में कोई हैंडसम हीरो निकले। तू फालतू टेंशन मत ले, पहले मिल तो सही, नहीं पसंद आएगा तो सगाई तोड़ देंगे। आखिरकार कपूर इंडस्ट्रीज की क्वीन जाह्नवी कपूर का पति बनने के लिए बंदा एकदम कड़क और काबिल होना चाहिए। दिशा के मुंह से कल रात की बात सुनते ही जाह्नवी का दिल धक धक करने लगा। उसने तुरंत बात संभाली। अरे कहाँ जाऊंगी यार, बस 2 घूंट ज्यादा पी ली थी तो सीधे घर आकर सो गई थी। चलो बढ़िया है। वैसे सुन, मुझे ना एक नया नेशनल क्रश मिल गया है। मैं तो उस पर पूरी तरह फिदा हो चुकी हूँ। हट तेरी, हर तीसरे दिन तो तेरा नया क्रश बनता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जाह्नवी ने चिढ़कर कहा। अरे नहीं यार, इस बार वाला बंदा अलग है। उसका रूप, उसकी बॉडी, उसकी पर्सनालिटी, हाय मैं तो पिघल गई। जाह्नवी ने उल्टी करने का नाटक किया। बस कर भाई, अपनी ओवर एक्टिंग बंद कर। अरे जाह्नवी, तू तुरंत टीवी खोलना। आज तक पर रिया शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट आ रही है, देख तो सही। मुझे कोई नौटंकी नहीं देखनी। मैं तेरी तरह लड़कों पर नहीं मरती। जाह्नवी ने नखरे दिखाए, लेकिन अंदर ही अंदर उसे उत्सुकता हो रही थी। उसकी सहेली दिशा इतनी एक्साइटेड कभी नहीं हुई थी। अरे यार, तू नहीं समझेगी, मैं जा रही हूँ अपने सीक्रेट फौजी को देखने। हाय कितना हैंडसम है। बाय। टून टून टून। दिशा ने झटके से फोन काट दिया। लड़के के चक्कर में सहेली को भूल गई, जाह्नवी बुदबुदाई। लेकिन उसके मन में सवाल उठा कि यह सीक्रेट फौजी कौन है? कोई नई फिल्म का हीरो है क्या? उसने रिमोट उठाया और चैनल बदलने लगी। एक चैनल पर सास बहू का रोना धोना चल रहा था, स्विच। दूसरे पर राजा महाराजाओं का सीरियल, स्विच। हर चैनल पर बोरिंग ड्रामा आ रहा था। उठकर जाह्नवी को दिशा की बात याद आई। उसने सोचा कि देख ही लेती हूँ कि आखिर किस बंदे ने उसकी सहेली के दिमाग का दही कर रखा है। उसने न्यूज चैनल लगाया। स्क्रीन पर आज तक की मशहूर रिपोर्टर रिया शर्मा हाथ में माइक लिए बहुत ही सस्पेंस वाले अंदाज में बोल रही थी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, आज की सबसे सनसनीखेज खबर। बांद्रा के खौफनाक क्राइम अहाते को पुलिस ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस ऑपरेशन का असली हीरो पुलिस नहीं, बल्कि फौजी वर्दी पहने एक अनजान देशभक्त है। उस अज्ञात जामबाज ने अकेले ही पूरे गैंग को धूल चटा दी और मासूमों की जान बचाई। बदकिस्मती से वह अपना चेहरा छिपाकर छत से गायब हो गया, लेकिन हमारे पास उसकी एक एक्सक्लूसिव फोटो है। अगर कोई भी दर्शक इस सीक्रेट फौजी को पहचानता है तो तुरंत आज तक के स्टूडियो में संपर्क करें। टीवी स्क्रीन पर जैसे ही वह फोटो जूम हुई, जाह्नवी के हाथ से रिमोट छूटकर सीधे फर्श पर जा गिरा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई और भले ही उस इंसान को न पहचान पाए, लेकिन जाह्नवी कपूर उस शरीर, उस फौजी पैंट और उस रोबीली पीठ को जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती थी। यह कैसे हो सकता है?
जाह्नवी का सिर चकराने लगा। यह तो वही फटेहाल मजदूर है जो अभी सुबह सुबह मुझे लॉज के बाहर छोड़कर गया है। यह 2 घंटे के अंदर बांद्रा का सीक्रेट फौजी और नेशनल क्रश कैसे बन गया। तभी टीवी पर उस बुजुर्ग किसान का इंटरव्यू आने लगा जिनकी पोती के पैसे करण ने वापस दिलवाए थे। हाँ बिटिया, वो आर्मी पैंट वाला नौजवान तो भगवान का रूप था। उसने एक गुंडे को हवा में उछाल दिया। अगर वो आज मुझे दोबारा मिल जाए तो मैं उसके चरण धोकर पी लूंगा। फिर एक और पीड़ित का इंटरव्यू आया। वो फौजी पैंट वाला बंदा हमारा असली सुपरमैन है। जय हिंद सीक्रेट फौजी भाई। जाह्नवी टीवी स्क्रीन को देखकर निशब्द खड़ी थी। यह चल क्या रहा है इस शहर में? उसने बदहवास होकर तुरंत दिशा का नंबर दोबारा डायल किया। कॉल उठते ही दूसरी तरफ से दिशा की भयंकर चीख सुनाई दी। हाय सीक्रेट फौजी, कितना हॉट है यार। आवाज इतनी तेज थी कि जाह्नवी ने तुरंत फोन कान से दूर हटाया। जब चीखना बंद हुआ तब वापस कान पर लगाया। दिशा, तू जिस सीक्रेट फौजी की बात कर रही थी? हाँ जाह्नवी, तूने न्यूज देखी क्या? क्या कातिलाना बैकअप प्रोफाइल है ना। इतनी मस्कुलर बॉडी और फौजी लुक। मेरा तो दिल आ गया उस पर। काश वो मुझे मिल जाए। दिशा फोन पर आंसें भर रही थी। अरे वैसे जाह्नवी, क्या तू उसे पहचानती है? क्या वो तेरी कपूर इंडस्ट्रीज में काम करता है? अरे नहीं नहीं, तेरी कंपनी में तो अंडरगारमेंट्स और फैशन का काम होता है। वहाँ तो सारे मॉडल टाइप चिकने चुपड़े लड़के होते हैं। इतना धाकड़ और मर्द इंसान तेरी कंपनी में कहाँ से आएगा? यह सुनते ही जाह्नवी के हाथ पांव फूल गए। उसने तुरंत बात संभाली। हाँ बिल्कुल, मैं उसे भला कैसे जान सकती हूँ? मेरा किसी फटेहाल मजदूर से क्या लेना देना ना। अगर उसकी सहेलियों को जरा सी भी भनक लग जाती कि बांद्रा का यह नया नेशनल क्रश और सीक्रेट फौजी कल रात जाह्नवी कपूर के साथ एक ही खटिया पर सोया था, तो पूरी मुंबई में तहलका मच जाता। कपूर इंडस्ट्रीज के शेयर्स धड़ाम से नीचे गिर जाते। छोड़ यार, मैं फोन रखती हूँ। जाह्नवी ने घबराकर फोन काट दिया। वह ठंडी सांस लेकर सोफे पर बैठ गई। अभी 2 घंटे पहले सोच रही थी कि उस मजदूर का नामो निशान मिट गया और अब वह पूरे देश की नेशनल हेडलाइन बना बैठा है। कल रात का मजदूर, आज का सुपरमैन। अगर यह बंदा अचानक इंटरनेट वायरल होकर मेरे सामने आ गया तो मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। जाह्नवी का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। उधर मुंबई के दूसरे कोने में करण राजपूत उस अहाते से बहुत दूर निकल आया था, लेकिन उसके दिमाग में एक बात बार बार घूम रही थी। उस लेडी पुलिस अफसर बुलबुल का फिगर सच में बहुत कड़क और भारी था। एक बार छूने के बाद तो बंदा भूल ही नहीं सकता। वह मन ही मन सोच रहा था कि क्या मुंबई में ऐसे और डाकुओं के अड्डे हैं जहां जाकर वह गुंडों को ठोके, और क्या वहां भी ऐसी भारी फिगर वाली पुलिस अफसर मिलेगी। थू थू थू, दिमाग खराब हो गया है क्या मेरा? मैं तो यहाँ अपनी सगाई तोड़ने आया हूँ। इन सब फालतू बातों के बारे में क्या सोचना। करण ने खुद को 2 थप्पड़ मारे। उसने सिर उठाकर आसपास देखा कि आखिर कपूर इंडस्ट्रीज का हेड ऑफिस है कहाँ। तभी करण ने देखा कि आगे चौराहे पर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। सब लोग एक बहुत बड़ी डिजिटल स्क्रीन LCD स्क्रीन की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे। वाह यार, क्या बॉडी है इस सीक्रेट फौजी की। बैक लुक से ही हीरो लग रहा है, एक लड़की सपने देखती हुई बोली। हाँ यार, मुझे तो इस फौजी से प्यार हो गया है। पास खड़ी एक दूसरी लड़की अपने बॉयफ्रेंड का हाथ खींचते हुए बोली, सुनो, आज से तुम भी जिम जाना शुरू करो और फौजी प्रिंट की पैंट पहनो, समझे? तुम्हें भी ऐसा ही कड़क बनना होगा। उत्सुकता में करण भी भीड़ में घुस गया। अरे भाई साहब, जरा साइड देना। करण ने जैसे ही धक्का मुक्की करके बड़ी स्क्रीन की तरफ देखा, उसका चेहरा फक पड़ गया। स्क्रीन पर उसी की बैकअप प्रोफाइल वाली फोटो चल रही थी और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मुंबई का सीक्रेट फौजी। कौन है यह गुप्तवीर? अरे सत्यानाश, यह तो मेरी ही फोटो है। करण बुदबुदाया। वह तो अदन की खाड़ी से 14 घंटे तैरकर भारत सिर्फ इसलिए आया था ताकि उसकी वापसी एक टॉप सीक्रेट रहे और किसी को कानों कान खबर न हो। और यहाँ साला आते ही वह नेशनल टीवी पर टेलीकास्ट हो गया था। यह तो उसके सैन्य गुप्त नियमों का सीधा उल्लंघन था। करण ने तुरंत अपनी हथेली से अपना चेहरा ढका और भीड़ से चुपचाप सरकने लगा। अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो भारी आफत आ जाएगी। वह जाने ही वाला था कि पीछे से एक बुजुर्ग महिला, दादी जी की कांपती हुई आवाज आई, बेटा, जरा मेरी बात सुनोगे?
करण के पसीने छूट गए काम से। किसी ने पहचान लिया क्या? उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। सामने एक बहुत ही गरीब, फटे पुराने सूती साड़ी में लिपटी बुजुर्ग दादी जी खड़ी थी, जिनके चेहरे पर झुर्रियां थी और आंखों में आंसू। दादी जी के चेहरे से साफ था कि उन्होंने करण को नहीं पहचाना था। करण ने राहत की सांस ली। जी दादी जी, बताइए क्या बात है? बेटा, क्या तुम बता सकते हो कि टीवी पर जो जगह दिखा रहे हैं वो कहाँ है? टीवी पर जो बुजुर्ग दादाजी इंटरव्यू दे रहे हैं ना, वो मेरे पति हैं। वो मेरी छोटी सी पोती के इलाज के पैसे लेकर टैक्सी से अस्पताल आ रहे थे। मैं 3 घंटे से अस्पताल के बाहर उनका इंतजार कर रही हूँ। अगर पैसे जमा नहीं हुए तो डॉक्टर मेरी पोती का ऑपरेशन नहीं करेंगे और अब उनका फोन भी नहीं लग रहा। बेटा, क्या मेरे पति के साथ कुछ गलत हो गया है? दादी जी फूट फूट कर रोने लगीं। करण ने टीवी पर देखा, यह वही बुजुर्ग किसान थे जिनकी पोती के इलाज के पैसे करण ने गंजे कालू से वापस छिनवाए थे। करण को याद आया कि दादाजी ने कहा था कि उनकी पोती अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। दादाजी को रास्ते में कुछ लुटेरों ने घेर लिया था, इसलिए उन्हें देर हो गई। करण ने सच बताया। क्या? दादी जी बेहोश होने जैसी हो गई। हे भगवान, अब क्या होगा? बड़ा डॉक्टर साहब बोल के गया है कि बिना पैसों के वो ऑपरेशन थिएटर में कदम नहीं रखेगा और अब वो अस्पताल से निकल रहा है। अगर डॉक्टर चला गया तो मेरी पोती मर जाएगी बेटा। दादी जी रोते रोते करण के पैरों में गिरने लगीं। करण का खून उबल उठा। साला, यह कैसा कसाई डॉक्टर है जो पैसों के बिना एक मासूम बच्ची की जान लेने पर तुला है? करण के अंदर का फौजी और मसीहा एक साथ जाग उठा। वह जानता था कि बुजुर्ग दादाजी को पुलिस कागजी कार्रवाई की वजह से अस्पताल पहुंचने में देर हो जाएगी। करण ने दादी जी के कंधे पकड़े और कड़क आवाज में कहा, दादी जी, रोना बंद कीजिए। मुझे बताइए कि आपकी पोती को क्या बीमारी है और वो किस अस्पताल में है। अगर वो कसाई डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा तो आज आपकी पोती का ऑपरेशन यह करण राजपूत खुद करेगा। अध्याय 12, लेडी टाइगर और ढोंगी डॉक्टर। दादी जी ने जब करण के मुंह से यह सुना कि वह खुद ऑपरेशन करेगा तो वह कुछ पल के लिए ठिठक गईं। उन्होंने घबराकर पूछा, बेटा, क्या तुम कोई डॉक्टर हो? समझ लीजिए दादी जी, कुछ वैसा ही हूँ, करण ने अपनी छाती ठोकते हुए कहा। आखिरकार फौज में रहते हुए उसने अपने साथियों की टूटती हड्डियां जोड़ी थी, गोलियां निकाली थी और टांके लगाए थे और उसका सक्सेस रेट पूरे 100% था। करण को लगा कि जब वह गोलियां निकाल सकता है तो दुनिया में ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज वह न कर सके। फिर तो भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। दादी जी की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगमगा उठी। मेरे साथ आओ बेटा, मेरी पोती इसी सिटी केयर अस्पताल, सिटी केयर हॉस्पिटल में भर्ती है। करण ने सिर उठाकर ऊपर देखा। चौराहे के ठीक पीछे जो 4 मंजिला भव्य इमारत खड़ी थी, उसके सबसे ऊपरी हिस्से पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सिटी केयर अस्पताल। पहले मुझे बच्ची की हालत देखने दीजिए दादी जी, करण ने कहा। हाँ बेटा चलो, अगर तुमने मेरी पोती की जान बचा ली तो मैं ताउम्र तुम्हारी गुलामी करने को तैयार हूँ। दादी जी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उनके लिए उनकी पोती ही उनकी कुल कायनात थी। आप बेफिक्र रहिए दादी जी। दादी जी करण को लेकर अस्पताल के अंदर भागी और सीधे आईसीयू गहन चिकित्सा कक्ष के बाहर पहुंची। अस्पताल के बेड पर लगभग 1 साल की एक बच्ची लेटी हुई थी। उसकी नाक में नलियां लगी हुई थीं, पास में मेडिकल मशीनें बीप बीप कर रही थीं और वह गहरी नींद में सोई थी। अपनी पोती को इस हालत में देखकर दादी जी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने कांपते हाथों से बच्ची की उंगलियों को थाम लिया। स्वीटी बेटा, उठना, अपनी दादी की तरफ देख। मैं तो तेरी शादी देखने का सपना संजोए बैठी हूँ, तू ऐसे कैसे सो सकती है बिटिया। करण का मन भी भर आया। देखकर साफ लग रहा था कि यह बच्ची अपने दादा दादी के साये में ही पली भी है। करण की नजर बच्ची के चेहरे पर गई और उसकी भौहें तन गईं। बच्ची की त्वचा एकदम पीली पड़ चुकी थी, माथे पर ठंडा पसीना था और शरीर में भयंकर कमजोरी थी। यह तो ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया के शुरुआती लक्षण हैं। अगर समय रहते इसका सही इलाज नहीं किया गया तो बच्ची की जान सच में खतरे में पड़ सकती थी। तभी बच्ची की पलकें धीरे से खुली। दादी, आपकी आंखें लाल क्यों हैं? आप रो रही हो क्या? दादी जी ने झट से अपने आंसू पोंछे और जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं नहीं मेरी रानी, मेरी आंखें कहाँ लाल हैं? देख तो सही, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दादी जी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके दिखाई ताकि लाडली को शक न हो।
बच्ची के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। दादी, आप झूठ बोल रही हो ना? क्या बड़े डॉक्टर साहब ने कह दिया कि मैं अब नहीं बचूंगी? किसने कहा ऐसा? डॉक्टर साहब तो बोल रहे थे कि तू एकदम चंगी है, 2-4 दिन में खेलती हुई घर चलेगी। दादी जी ने अपना दिल थामकर झूठ बोला। यह सब देखकर करण का दिल पसीज गया। यह दादी सच में बहुत महान थीं। अगर वो दादाजी टाइम पर नहीं पहुंच पाए तो इस बच्ची के ऑपरेशन का पूरा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। बच्ची मुस्कुराई और कमजोरी की वजह से दोबारा आंखें मूंद कर सो गई। दादी जी बाहर आई और करण के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटा, क्या तू मेरी स्वीटी की बीमारी ठीक कर सकता है? दादी जी, फिलहाल आप बड़े डॉक्टर साहब को बुलाइए और ऑपरेशन की तैयारी शुरू करवाइए। जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा, करण ने कहा। वैसे तो करण अपनी साधना, कल्टीवेशन योगिक एनर्जी से भी बीमारी ठीक कर सकता था, लेकिन उस तरीके का इस्तेमाल आखिरी रास्ते के तौर पर ही किया जाना चाहिए था। आखिरकार जो काम पैसों से हो जाए उसके लिए अलौकिक शक्तियों का ढिंढोरा पीटना ठीक नहीं था। दादी जी सन्न रह गईं। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बेटा, तू तो हमारी स्वीटी के लिए भगवान बनकर आया है, मैं तेरे पैरों में गिरती हूँ। यह कहते ही दादी जी जमीन पर झुकने लगीं। अरे अरे, नहीं दादी जी, मुझे पाप मत चढ़ाइए। बुजुर्गों के पैर छुए जाते हैं, उन्हें पैरों में नहीं गिराया जाता। करण ने झट से उन्हें थामकर खड़ा किया। दादी जी के चेहरे पर बेइंतहा कृतज्ञता थी। बेटा, जब मेरे पतिदेव आ जाएंगे तो हम तेरा एक रुपया चुका देंगे। पैसे की कोई बात नहीं है दादी जी, आप जल्दी नर्स के पास जाइए और डॉक्टर को बुलाइए। दादी जी तुरंत रिसेप्शन काउंटर की तरफ भागीं। वहां बैठी 3032 साल की नर्स ने जब सुना कि दादी जी ऑपरेशन के लिए कह रही हैं, तो उसने तुरंत चीफ स्पेशलिस्ट को फोन लगाया। अस्पताल का पूरा स्टाफ जानता था कि ये गरीब किसान परिवार गांव से आया है, इसलिए किसी ने भी देर करने की हिम्मत नहीं की। ट्रिन, हेलो, बेड नंबर 021 के लिए इमरजेंसी ऑपरेशन है, डॉक्टर वर्मा को तुरंत सूचित कीजिए। ओके। नर्स ने फोन रखा और दादी जी को देखकर मुस्कुराई। अम्मा जी, आप वार्ड में चलिए, मैंने डॉक्टर साहब को मैसेज भेज दिया है, वो अभी आते ही होंगे। दादी जी की आंखों से आंसू बह निकले। वह नर्स के हाथ पकड़कर बार बार धन्यवाद देने लगी। भगवान तुम सबका भला करे बेटी। इसी बीच करण ने अपनी जेब से नोकिया 3310 निकाला ताकि अपने साथी मंकी को फोन कर सके। आखिरकार इस दुनिया में करण का बैंक अकाउंट नंबर सिर्फ 2 ही लोगों को पता था। पहला तो मंकी कर और दूसरी करण की खूंखार, तीखी और लेडी बॉस कजिन श्वेता राजपूत, एक SIAYUQING का भारतीय रूपांतरण। श्वेता ही करण के सारे वित्तीय मामले और फौजी फंड से संभालती थी। शुरुआत में तो सिर्फ श्वेता को ही अकाउंट नंबर पता था। एक बार जब करण ने श्वेता से अपना अकाउंट नंबर मांगा तो उसने सीधे डांट कर भगा दिया था कि तुझे पैसे उड़ाने के लिए नहीं दूंगी। कोई रास्ता न देखकर करण ने मंकी की मदद ली थी, जिसने अपनी किंग से अकाउंट नंबर निकाल दिया था। लेकिन जब श्वेता को यह बात पता चली तो उसने मंकी और करण दोनों को पेट से उल्टा लटकाकर ऐसा पीटा था कि करण अपने ही मेहनत के पैसे मांगने से डरने लगा था और अकाउंट नंबर तक भूल गया था। करण कभी श्वेता को फोन करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसके लिए श्वेता कोई बहन नहीं बल्कि साक्षात शेरनी, लेडी टाइगर और इंसान के रूप में चुड़ैल थी। जब करण पहली बार स्पेशल फोर्स के कैंप में आया था तो रात को छिपकर फिल्म देखते हुए श्वेता ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था और ऐसी कुटाई की थी कि आज तक करण लड़कियों के मामले में शर्मीला ही रह गया था। जब बाकी लड़के अपनी जवानी में लड़कियों से फ्लर्ट करते थे तब श्वेता करण के सामने आकर खड़ी हो जाती थी और चुनौती देती थी, दम है तो मुझसे फ्लर्ट करके दिखा। श्वेता के सामने आते ही करण की हवा टाइट हो जाती थी। उसकी सारी जवानी श्वेता के खौफ तले दबकर रह गई थी। याद करके ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। करण ने नोकिया पर मंकी का नंबर मिलाया। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह स्विच ऑफ है। करण ने माथा पीट लिया। यह मंकी भी ना माना कि मुझसे डर रहा है, पर इतने दिनों तक फोन बंद रखने की क्या तुक है। अब पैसों की सख्त जरूरत थी। मंकी का फोन बंद था तो करण के पास कोई रास्ता नहीं बचा, उसे सीधे उस शेरनी श्वेता को ही फोन मिलाना पड़ेगा। करण के हाथ कांपने लगे। सिर्फ श्वेता का नाम सोचते ही उसकी रूह कांप जाती थी। उसने डरते डरते स्पीड डायल पर 1 नंबर दबाया, क्योंकि यह नोकिया फोन श्वेता ने ही कस्टमाइज करवाकर उसे दिया था। करण को लगा था कि दूसरी तरफ से श्वेता की दहाड़ सुनाई देगी, लेकिन आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। क्या?
शेरनी का फोन भी बंद है। करण को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने दोबारा डायल किया, लेकिन नतीजा वही रहा। करण समझ गया कि मंकी और श्वेता दोनों किसी गुप्त फौजी मिशन पर निकले हैं, इसीलिए दोनों के फोन बंद हैं। सत्यानाश! फोन लग नहीं रहा, अकाउंट नंबर याद नहीं है। अब इस बच्ची के इलाज का पैसा कहां से लाऊं? तभी करण ने देखा कि दादी जी एक अकड़ू डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ती हुई इसी तरफ आ रही थीं। जाहिर था कि यह वही प्रसिद्ध डॉक्टर था। डॉक्टर के गुजरते ही अस्पताल के सारे डॉक्टर और नर्सें उसे सम्मान से देख रहे थे। अरे, ये तो डॉक्टर शशांक वर्मा है ना? ब्लड कैंसर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं। हाँ यार, इन्होंने विदेशों में कई बड़े बड़े रिसर्च पेपर छापे हैं। सुना है अपने देश के सबसे बड़े मेडिकल गुरु वैद्य रामनाथ YINVITIN के साथ भी खाना खा चुके हैं। नर्सें डॉक्टर शशांक वर्मा को ऐसे देख रही थीं जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गया हो। लेकिन डॉक्टर शशांक वर्मा के चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। वह दादी जी को बहुत ही नीची नजरों से देख रहा था। अगर अस्पताल में अपनी इज्जत का सवाल न होता, तो वह कब का खिसक चुका होता। वह तो यहाँ केवल एक लेक्चर देने आया था, कोई ऑपरेशन करने नहीं। लेकिन दादी जी ने स्टेज पर जाकर सबके सामने रोना शुरू कर दिया था। अपनी साख बचाने के लिए उसने हाँ तो कह दी, लेकिन मन ही मन बहुत चिढ़ा हुआ था। उसने जानबूझकर फीस बहुत ज्यादा बताई थी ताकि ये गरीब किसान सुनकर ही भाग जाए, लेकिन दादी जी ने कहा कि पैसों का इंतजाम हो गया है, इसलिए मजबूरी में उसे आना पड़ा था। रास्ते भर जब दादी जी हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रही थीं, तो डॉक्टर शशांक मन ही मन झुंझला रहा था। इन देहातियों के लिए क्या मैं अपनी कीमती उंगलियां गंदी करूंगा? वार्ड के बाहर पहुंचते ही डॉक्टर शशांक की नजर करण पर पड़ी। करण की फटी आर्मी पैंट देखकर उसने मुंह बना लिया, जरूर यह मजदूर भी इसी देहाती परिवार का होगा। अपनी एंट दिखाते हुए डॉक्टर शशांक ने दादी जी से कहा, देखो अम्मा, मैंने तुम्हें पहले ही साफ साफ बता दिया है, इस ऑपरेशन की कुल फीस 1 लाख रुपए होगी। 1 रुपया कम नहीं होगा। 1 लाख रुपए। दादी जी का चेहरा थोड़ा सा उतरा, लेकिन उन्होंने तुरंत सिर हिलाया। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम हमारे बेटा ने कर दिया है। दादी जी उम्मीद भरी नजरों से करण के पास आई। बेटा, तेरा बहुत बहुत एहसान। बता, पैसे कैसे देने हैं? करण का चेहरा शर्म और असहजता से पीला पड़ गया। उसे क्या पता था कि एन वक्त पर मंकी और श्वेता दोनों का फोन बंद आ जाएगा। करण ने झिझकते हुए अपना सिर खुजलाया। दादी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जिस बंदे के पास मेरे पैसे जमा हैं, उससे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। दादी जी का हंसता हुआ चेहरा एक सेकंड में मुरझा गया। उनकी आंखों से आस का आखिरी तिनका भी छूट गया। करण ने तुरंत बात संभाली, लेकिन आप घबराइए मत दादी जी, डॉक्टरों के दिल में भगवान बसता है। हम इनसे विनती करेंगे तो यह ऑपरेशन शुरू कर देंगे। वैसे भी दादाजी पैसे लेकर रास्ते में ही हैं, जैसे ही वे आएंगे हम बिल चुका देंगे। यह कहकर करण सीधे डॉक्टर शशांक वर्मा के सामने जाकर खड़ा हो गया। करण को खाली हाथ आते देखकर डॉक्टर शशांक का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। क्या नाटक है यह? जब तक पैसे काउंटर पर जमा नहीं होंगे, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मेरा एक मिनट लाखों का है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। करण ने हाथ जोड़कर बहुत ही शालीनता से कहा, डॉक्टर साहब, बच्ची की हालत बहुत गंभीर है। क्या आप ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं? पैसे रास्ते में हैं, आधे 1 घंटे में दादाजी आते ही जमा करा देंगे। डॉक्टर शशांक वर्मा ने कटकर कहा, बिना पैसों के काहे का ऑपरेशन? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं डॉक्टर शशांक वर्मा हूँ। बिना एडवांस जमा किए यहाँ एक पट्टी भी नहीं बांधी जाती, समझे देहाती मजदूर। अध्याय 13। मेरे लिए यह बच्चों का खेल है। डॉक्टर शशांक वर्मा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। असलियत यह थी कि वह शुरुआत से ही इस गरीब बच्ची का ऑपरेशन नहीं करना चाहता था। अब जब पैसों की बात पर पेंच फंसा, तो उसे भागने का बहाना मिल गया और वह तुरंत मुड़कर जाने लगा। करण का चेहरा गुस्से से कड़ा हो गया। यह कैसा डॉक्टर था? रुकिए डॉक्टर साहब, क्या आपने मेडिकल कॉलेज में चरक शपथ डॉक्टर्स ओथ नहीं ली थी कि मरीज की जान बचाना डॉक्टर का पहला धर्म होता है? करण ने गंभीर आवाज में आगे कहा, बच्ची को ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया के अभी शुरुआती लक्षण हैं। आपकी काबिलियत के सामने इसका इलाज बेहद आसान है। और ऐसा तो है नहीं कि हम फीस हड़प रहे हैं, बस कुछ देर में दादाजी आते ही पैसे जमा करा देंगे। शुरुआती लक्षण हैं? वाह भाई देहाती नौजवान, तुम्हें तो बहुत नॉलेज है। तुम्हें यह भी पता है कि कैंसर की कौन सी स्टेज है?
डॉक्टर शशांक ने तंज कसते हुए कहा, जब तुम इतने ही बड़े धनवंतरी हो तो खुद ही इसका ऑपरेशन क्यों नहीं कर लेते? फिर मेरी क्या जरूरत है तुम्हें? वह जानबूझकर तमाशा खड़ा कर रहा था। आसपास लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी, जिससे उसे अपनी झूठी शान दिखाने का मौका मिल गया था। आजकल का जमाना ऐसा आ गया था कि कोई भी फटेहाल मजदूर उठकर इतने बड़े स्पेशलिस्ट से जबान लड़ाने लगता था। धीरे धीरे वहां नर्सों, वार्ड बॉय और दूसरे मरीजों के रिश्तेदारों की भारी भीड़ जमा हो गई। जब लोगों ने देखा कि सामने खड़ा डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि प्रख्यात डॉक्टर शशांक वर्मा है, तो सब हैरान रह गए। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अस्पताल के ऑडिटोरियम में एक बड़ा मेडिकल लेक्चर दिया था। ऐसे महान डॉक्टर से बहस करने की हिम्मत किसकी हुई? और जब लोगों की नजरें करण की फटी आर्मी पैंट और हुलिये पर पड़ी, तो सबकी आंखों में हिकारत और घिन के भाव आ गए। आजकल के इन मजदूरों का दिमाग खराब हो गया है। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और इतने बड़े डॉक्टर साहब का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इन द्वारों को क्या पता कि एक बड़े स्पेशलिस्ट का एक मिनट कितना कीमती होता है। भीड़ को अपने फेवर में देखकर डॉक्टर शशांक के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। करण को डॉक्टर शशांक से सख्त घिन होने लगी थी। यह कैसा नीच इंसान है? क्या एक डॉक्टर का रवैया ऐसा होना चाहिए? इंसान की जिंदगी सबसे कीमती होती है, पैसों की औकात ही क्या है उसके सामने। जब आपके लिए यह ऑपरेशन चुटकी बजाने जितना आसान है, तो आप इसका इलाज क्यों नहीं कर रहे? करण ने सीधे उसकी आंखों में देखकर पूछा। चुटकी बजाने जितना आसान? वाह! डॉक्टर शशांक जोर जोर से हंसा। बहुत समय बाद मुझे ऐसा फेंकू बंदा मिला है जो मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहा है। तुम्हें पता भी है कि ब्लड कैंसर क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स WBC क्या होते हैं जानते भी हो? तुम्हारी बातों से तो लग रहा है जैसे दुनिया का सारा ज्ञान तुम्हारी ही जेब में भरा है। डॉक्टर शशांक ने चुटकी बजाते हुए आगे कहा, अगर ऐसी बात है तो जाओ, तुम खुद ही इस बच्ची का इलाज कर लो। मैं अपनी पहुंच से इस अस्पताल के डायरेक्टर से कहकर तुम्हें ऑपरेशन थिएटर और नर्सें दिलवा देता हूँ। और अगर तुम इलाज नहीं कर सकते तो अपनी बकवास बंद करो और अपना यह बदबूदार मुंह बंद रखो। उसने अपनी घड़ी देखी और अकड़कर बोला, अगर तुमने एडवांस जमा कर दिया होता तो शायद मैं तरस खाकर हाथ लगा भी देता, लेकिन अब तुमने मेरा मूड खराब कर दिया है, इसलिए अब मैं इलाज बिल्कुल नहीं करूंगा। हटो मेरे रास्ते से। मुझे रात की फ्लाइट से अपने पूज्य गुरु वैद्य रामनाथ जी YINVITIN के आश्रम जाना है। आसपास खड़े लोग दबी जबान में हंसने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह फटेहाल मजदूर किस घमंड में डॉक्टर साहब से पंगा ले रहा था। अब तो डॉक्टर साहब ने इलाज करने से ही साफ मना कर दिया था, अब रोते रहे ये देहाती। करण का चेहरा एकदम बर्फीला हो गया। उसने वैद्य रामनाथ का नाम सुना तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वैद्य रामनाथ तुम्हारे क्या लगते हैं? अबे ओए, अपनी जुबान को संभाल कर बोल, डॉक्टर शशांक चिल्लाया। वैद्य रामनाथ जी देश के सबसे बड़े आयुर्वेद और मेडिकल अथॉरिटी हैं। तेरे जैसा मामूली मजदूर उनका नाम इतने हल्के में कैसे ले सकता है? अभी तू पूछ रहा था ना कि मैं कौन हूँ? तो सुन, मैं भारत के सबसे बड़े वैद्य रामनाथ जी का प्रधान शिष्य, चीफ डिसाइपल हूँ। डॉक्टर शशांक ने अपनी छाती चौड़ी करके गर्व से कहा। उसे लगा था कि वैद्य रामनाथ जी का नाम सुनते ही यह मजदूर मारे डर के कांपने लगेगा और तुरंत उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगेगा। वह मन ही मन करण को अपने पैरों में गिड़गिड़ाते हुए देखने का मजा लेने लगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। करण के चेहरे पर डर का एक भाव तक नहीं आया। वह तो डॉक्टर की इस घटिया नौटंकी से पूरी तरह ऊब चुका था। अगर तुम इलाज नहीं कर सकते तो इसका इलाज अब मैं खुद करूंगा, करण ने शांति से कहा। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का इस्तेमाल करके सर्जरी करना एक तरीका था, लेकिन उसमें बहुत वक्त बर्बाद होता। करण ने फैसला किया कि वह अपनी प्राचीन योग साधना और प्राण शक्ति कल्टीवेशन QI एनर्जी का इस्तेमाल करके बच्ची का कैंसर जड़ से खत्म कर देगा। जैसे ही करण के मुंह से यह बात निकली, आसपास खड़े लोगों को लगा कि उन्होंने गलत सुन लिया है। क्या कहा इस मजदूर ने? बोल रहा है कि ब्लड कैंसर का इलाज यह खुद करेगा। हे भगवान, क्या पागलखाना है? अरे पागल नहीं है, पूरा जोकर है। डॉक्टर शशांक वर्मा के सामने खड़े होकर ऐसी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है। डॉक्टर शशांक खुद 2 सेकंड के लिए सन्न रह गया, फिर ठहाका मारकर हंस पड़ा। हा हा हा, कोवा चला हंस की चाल। एक अनपढ़ मजदूर डॉक्टर बनकर ब्लड कैंसर ठीक करेगा। सपना बहुत हसीन है तुम्हारा भाई।
लगता है तुम्हारी प्राइमरी स्कूल की मास्टरनी ने तुम्हें पढ़ाना छोड़ दिया था। अगर हर मजदूर बीमारी ठीक करने लगता तो हम डॉक्टरों की क्या जरूरत थी। डॉक्टर शशांक ने हिकारत से देखते हुए कहा, शायद मैंने अपना परिचय पूरा नहीं दिया था। मैं डॉक्टर शशांक वर्मा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट और पिछले 10 सालों से कैंसर पर रिसर्च कर रहा हूँ। फिर उसने अपने माथे पर हाथ मारा। ओहो, मेरी भी क्या याददाश्त है। मैं तुम्हें अपनी डिग्रियां बता रहा हूँ। तुम तो ठहरे देहाती मजदूर, तुमने तो शायद 5वीं कक्षा भी पास नहीं की होगी ना। तुम्हें क्या समझ आएगा। चारों तरफ खड़े लोग खिलखिला कर हंसने लगे। सब जानते थे कि डॉक्टर शशांक करण की धज्जियां उड़ा रहे थे, लेकिन किसी को भी नहीं लगा कि डॉक्टर गलत थे। आखिरकार एक मामूली मजदूर इतने बड़े डॉक्टर को चुनौती जो दे रहा था। पास खड़ी दादी जी, जिनकी आंखों में आंसू भरे थे, उन्होंने करण की बांह पकड़ी। बेटा, तू जिद मत कर, यह बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं, हमारे जैसे गरीबों की किस्मत में ही दुख लिखा है। तू इनसे बहस मत कर बेटा। मेरी स्वीटी की किस्मत ही खराब थी। बचपन में इसके माँ बाप गुजर गए और अब इसे यह बीमारी निगल गई। दादी जी रोते रोते जमीन पर बैठने लगी। करण ने दादी जी को संभाला और बहुत ही प्यार से कहा, दादी जी आप बेफिक्र रहिए, यह मामला अब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आपकी स्वीटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दादी जी ने करण का मासूम और सच्चा चेहरा देखा। उनका दिल भर आया। बेटा, तेरे इस प्यार भरे बोल के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम गरीबों की कौन सुनता है। करण ने दादी जी को शांत कराया। फिर वह मुड़ा और सीधे डॉक्टर शशांक वर्मा की आंखों में आंखें डालकर बोला, वैद्यक शास्त्र में लिखा है कि वैद्यो नारायणो हरिः, यानी डॉक्टर का दर्जा भगवान के बराबर होता है। अगर किसी डॉक्टर के अंदर इंसानियत और नैतिक मूल्य एथिक्स ही न हो, तो चाहे उसने कितनी भी बड़ी डिग्रियां क्यों न ले रखी हों, वह डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं है। करण की आवाज में ऐसी कड़कड़ाहट थी कि पूरा कॉरिडोर गूंज उठा। करण ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, और तुम डॉक्टर शशांक वर्मा, तुम डॉक्टर नहीं बल्कि एक घटिया, लालची और नीम हकीम हो। नीम हकीम। यह शब्द सुनते ही डॉक्टर शशांक का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। एक मामूली मजदूर की इतनी हिम्मत कि वह उसे पूरे अस्पताल के सामने नीम हकीम कहे। तेरी औकात क्या है जो तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है। अगर दम है तो करके दिखा इलाज, वरना अपना बकवास मुंह बंद रख और निकल यहाँ से। डॉक्टर शशांक दहाड़ा। ठीक है, तो फिर ध्यान से देखना, करण ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। पूरा कॉरिडोर एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। एक मजदूर ब्लड कैंसर ठीक करने चला था। यह तो मुंबई शहर का आज का सबसे बड़ा जोक था। करण ने आसपास के हंसते हुए लोगों पर रत्ती भर ध्यान नहीं दिया। उसने शांत लहजे में कहा, जब मैं इलाज शुरू करूं, तो कोई भी मेरे या बच्ची के पास नहीं आएगा। यह सुनकर डॉक्टर शशांक फिर हंसा। हाँ क्यों नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था कि जो भी तमाशा करना है करो, लेकिन याद रखना, अगर तुम नाकाम रहे तो मैं तुम पर मानहानि, डिफेमेशन और धोखाधड़ी का केस ठोकूंगा और तुम्हें सीधे जेल भिजवाऊंगा। डॉक्टर शशांक ने कमीनी मुस्कान के साथ आगे कहा, हाँ, अगर तुम अभी मेरे पैरों में गिरकर कान पकड़कर माफी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें माफ करने की सोचूं। आखिरकार डॉक्टर का दिल तो बाप जैसा होता है ना। करण का चेहरा एकदम सख्त और कातिलाना हो गया। उसने डॉक्टर शशांक को सिर से पांव तक देखा और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, चिंता मत करो डॉक्टर साहब, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। आखिरकार ब्लड कैंसर जैसी मामूली बीमारी को जड़ से मिटाना मेरे लिए महज बच्चों का खेल है। अध्याय 14, अलौकिक स्वर्ण रक्त, गोल्डन ब्लड। करण राजपूत ने जैसे ही कहा कि कैंसर का इलाज उसके लिए बच्चों का खेल है, आसपास खड़े लोगों के ठहाकों से पूरा कॉरिडोर गूंज उठा। बिना किसी ऑपरेशन थिएटर, बिना दवाओं और बिना किसी उपकरण के ब्लड कैंसर का इलाज, यह तो किसी पागल इंसान का सपना ही हो सकता था। डॉक्टर शशांक वर्मा का पेट तो हंसते हंसते दुखाने लगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तेरी सारी शर्तें मानता हूँ भाई। अब आप सब लोग इस रूम से दूर हट जाइए, करण ने शांति से कहा। हाँ क्यों नहीं, जैसा तुम कहो, डॉक्टर शशांक ने मुड़कर तमाशबीन भीड़ से चिल्लाकर कहा। अरे भाइयों और बहनों, जरा पीछे हट जाइए। हमारे देहाती मजदूर डॉक्टर साहब बिना औजारों के ब्लड कैंसर का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। कोई यहाँ से जाना मत, सब अपनी आंखों से यह अनोखा चमत्कार देखना, शायद हमें भी कुछ नया सीखने को मिल जाए। डॉक्टर शशांक का इरादा एकदम साफ था, वह करण को पूरे अस्पताल के सामने नीचा दिखाकर उसका तमाशा बनाना चाहता था।
अस्पताल के जूनियर डॉक्टर और नर्सें भी डॉक्टर शशांक की हाँ में हाँ मिलाने लगे। आखिरकार डॉक्टर शशांक देश के इतने बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट थे। सब लोग वहां रुककर इस फटेहाल मजदूर का मजाक उड़ते देखने लगे। पास खड़ी बूढ़ी दादी जी का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन वे चुप रहीं। उनके पास न तो पैसे थे और न ही कोई दूसरा रास्ता। डॉक्टर शशांक इलाज करने से साफ मना कर चुके थे। दादी जी ने करण की उन सच्ची और निडर आंखों में देखा और उस पर भरोसा करने का फैसला किया। शायद इस फौजी नौजवान के पास कोई चमत्कारी तरीका हो। अगर मेरी स्वीटी का थोड़ा सा दर्द भी कम हो जाए तो मेरे लिए वही बहुत है। डॉक्टर शशांक के बुलावे पर दूसरे विभागों से भी डॉक्टर और नर्सें तमाशा देखने पहुंच गए। जब उन्हें पूरी बात पता चली तो वे भी करण को हिकारत से देखने लगे। आजकल के इन मजदूरों का दिमाग खराब हो गया है, सोचते हैं कि हर काम कर सकते हैं। करण ने डॉक्टर शशांक की तरफ एक भी शब्द बोले बिना देखा, मुड़ा और सीधे बच्ची के आईसीयू रूम के अंदर दाखिल हो गया। यह देखकर डॉक्टर शशांक के चेहरे पर एक भयानक और घमंडी मुस्कान आ गई। तू अपनी मौत को खुद दावत दे रहा है। अब देखता हूँ कि तू कैसे इलाज करता है। तू मुझे बोल रहा था कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो तू क्या है बे? एक फटेहाल मजदूर। सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, एक जूनियर डॉक्टर शशांक की चापलूसी करते हुए सामने रखी लकड़ी की टेबल की तरफ इशारा करके बोला। अगर इस मजदूर ने सच में कैंसर ठीक कर दिया तो मैं इस पूरी लकड़ी की टेबल को चबाकर खा जाऊंगा। बाकी लोग भी ठहाके लगाने लगे। इतने बड़े कैंसर एक्सपर्ट के सामने ऐसी डींगे हाँक रहा है, कितना मूर्ख बंदा है। आईसीयू रूम के अंदर करण ने अंदर आते ही दरवाजा बंद कर लिया। वह धीरे धीरे स्वीटी के बेड के पास पहुंचा और उस छोटी सी बच्ची के पीले पड़े मासूम चेहरे को देखा। तभी स्वीटी की आंखें खुलीं। उसने करण को देखा और बहुत ही कमजोर आवाज में बोली, भैया क्या आपने मेरी दादी को देखा है? करण ने मुस्कुराकर कहा, छोटी बहन चिंता मत करो, दादी माँ बाहर ही तुम्हारी राह देख रही हैं। स्वीटी ने करण के तीखे नैननक्श और रोबीले चेहरे को देखा और बोली, भैया आप तो बहुत हैंडसम हो। वाह छोटी बच्ची, तेरी नजर तो बहुत पारखी है। चलो इसी बात पर एक गेम खेलते हैं, करण ने उसके गाल सहलाते हुए कहा। सच्ची? मैंने बहुत दिनों से कोई गेम नहीं खेला। स्वीटी के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। ठीक है, नियम ध्यान से सुनो। तुम्हें अभी अपनी आंखें बंद करनी हैं और जब तक मैं न कहूं आंखें मत खोलना और बिल्कुल चिल्लाना मत। अगर तुम पूरे 3 मिनट तक आंखें बंद रखोगी तो भैया तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। ठीक है भैया, मैं अभी आंखें बंद करती हूँ। स्वीटी ने तुरंत अपनी आंखें कसकर मूंद लीं। शाबाश मेरी अच्छी बहन, करण ने उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर करण एक कदम पीछे हटा। उसने अपनी दाहिनी हाथ की तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर को अपने मुंह के पास लाया और अपने ही नुकीले दांतों से अपनी उंगली पर जोर से काट लिया। त्वचा कटी और अंदर से लाल रंग की जगह एक चमचमाता हुआ गाढ़ा सुनहरी खून गोल्डन ब्लड बाहर निकलने लगा। स्वर्ण रक्त। यह सुनहरी खून करण के शरीर में तब बनना शुरू हुआ था जब उसने उस प्राचीन ताबीज से गुप्त अनाम योग साधना नेमलेस कल्टीवेशन टेक्निक सीखी थी। उस साधना का अभ्यास करने के बाद करण का पूरा शरीर साधारण इंसानों से बिल्कुल अलग हो चुका था। वह एक छलांग में 10 फीट ऊंची दीवार लांघ सकता था और उसका शरीर किसी वज्र गोल्डन बेल शील्ड की तरह मजबूत हो चुका था। जब करण को अपने शरीर में इन बदलावों का एहसास हुआ था तो उसने खुद पर धारदार चाकू से वार करके देखा था, लेकिन साधारण लोहा उसकी चमड़ी तक को नहीं खरोंच सकता था। उसे सिर्फ उसके अपने ही दांत जख्मी कर सकते थे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात उसकी ताकत नहीं बल्कि उसका यह सुनहरी खून था। एक बार एक खतरनाक मिशन के दौरान जब उसकी खूंखार कजिन श्वेता लेडी टाइगर बुरी तरह जख्मी हो गई थी, तब गलती से करण के खून की कुछ बूंदें उसके जख्म पर गिर गई थीं। और चमत्कार यह हुआ था कि महज कुछ ही मिनटों में श्वेता के सारे जानलेवा जख्म ऐसे भर गए जैसे उसे कभी चोट लगी ही न हो। तभी से करण समझ गया था कि उसकी रगों में बहने वाला यह स्वर्ण रक्त कितना अनमोल और रूहानी है। यह खून किसी भी इंसान को नई जिंदगी दे सकता था और हर भयंकर बीमारी को जड़ से मिटा सकता था। लेकिन करण कभी किसी के सामने इस शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता था, क्योंकि यह कुदरत के नियमों के खिलाफ था और अगर दुनिया को इसके बारे में पता चल जाता तो तहलका मच जाता। लेकिन आज इस मासूम बच्ची की जान बचाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आंखें बंद किए लेटी स्वीटी ने मुस्कुराते हुए पूछा, भैया क्या मैं आंखें खोल लूं?
अभी नहीं छोटी बहन, बस 2 सेकंड और, करण ने कहा। वह स्वीटी के पास झुका और अपनी उंगली से बहती उस सुनहरी खून की एक बूंद सीधे स्वीटी के सूखे होठों पर टपका दी। तब वह एक बूंद सीधे बच्ची के मुंह के अंदर चली गई। आंखें बंद किए स्वीटी को मुंह में एक अजीब और दिव्य एहसास हुआ। भैया, यह क्या है? यह इतना मीठा क्यों लग रहा है? मीठा? करण ने खुद कभी अपना खून नहीं चखा था, उसे नहीं पता था कि इसका स्वाद कैसा होता है। लेकिन उसकी एक ही बूंद इंसान को मौत के मुंह से खींच लाने के लिए काफी थी। करण ने अपनी उंगली हटाई और अद्भुत तरीके से उसकी उंगली का जख्म खुद ब खुद पलक झपकते ही गायब हो गया, वहां खरोंच तक नहीं बची थी। जैसे ही वह स्वर्ण रक्त स्वीटी के पेट में गया, उसका पूरा शरीर अंदर से एक हल्की सी रूहानी सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगा। भैया, मुझे पूरे शरीर में बहुत गर्मी लग रही है। आंखें बंद रखो छोटी बहन, घबराओ मत, सब ठीक हो रहा है। करण ने बाजू में लगी हार्ट रेट और आईसीयू मशीनों की तरफ देखा। मशीनों पर जो डेंजर की लाल बत्तियां जल रही थी और असामान्य ग्राफ आ रहे थे, वे धीरे धीरे शांत होने लगे और स्क्रीन पर नॉर्मल की हरी बत्तियां जगमगाने लगीं। काम कर गया। जब मशीनों का ग्राफ पूरी तरह सामान्य हो गया, तो इसका मतलब था कि स्वीटी के शरीर के अंदर मौजूद ब्लड कैंसर का एक जहरीला वायरस पूरी तरह भस्म हो चुका था। साथ ही उसके शरीर से निकल रही सुनहरी रोशनी भी धीरे धीरे गायब हो गई। चलो स्वीटी, अब अपनी आंखें खोलो, करण ने मुस्कुराकर कहा। स्वीटी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अब उसके चेहरे पर वह दर्द और कमजोरी नाम मात्र को भी नहीं थी, उसके गालों पर गुलाबी रंगत लौट आई थी और उसकी आंखों में गजब की ताजगी चमक रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हो गई। स्वीटी ने हैरान होकर अपने दोनों हाथों को देखा। उसका भयंकर बुखार गायब था, सिर का दर्द खत्म हो चुका था और शरीर की सारी थकावट हवा हो चुकी थी। उसने झटके से अपना कंबल फेंका और बेड पर सीधे खड़ी हो गई। भैया, मेरा तो सारा दर्द गायब हो गया। मैं तो एकदम ठीक हो गई। कैसा लगा भैया का सरप्राइज? करण ने उस चहकती हुई बच्ची को देखकर प्यार से पूछा। स्वीटी ने करण की तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि यह भैया कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि भगवान का भेजा हुआ कोई देवदूत है। वह खुशी के मारे झपटी और सीधे करण के गले से लिपट गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। थैंक यू भैया, आप मेरे हीरो हो। अरे इसमें थैंक यू कैसा छोटी बहन, करण हंसा। फिर करण के दिमाग में एक बहुत ही शैतानी आइडिया आया। उसने तुरंत स्वीटी का हाथ पकड़ा, दरवाजा खोला और बाहर खड़े उन घमंडी डॉक्टरों का होश उड़ाने के लिए बाहर निकल आया। अध्याय 15, वैद्य रामनाथ से बातचीत। आईसीयू रूम के बाहर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। दादी जी को छोड़कर बाकी सभी लोग करण के तमाशे का इंतजार कर रहे थे। एक मामूली देहाती मजदूर बिना औजारों के ब्लड कैंसर का इलाज करेगा, यह विचार ही उनके लिए एक हास्यास्पद जोक था। दादी जी वार्ड के दरवाजे को टकटकी लगाए देख रही थीं। उनका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और वे मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। दूसरी ओर डॉक्टर शशांक वर्मा को इस बात की रत्ती भर परवाह नहीं थी। वह आसपास जमा जूनियर डॉक्टरों और नर्सों को अपनी पुरानी कहानियों का झांसा देकर प्रभाव जमा रहा था। आप लोग जानते हैं, कैंसर पर रिसर्च करने के लिए मैंने कितने मरीजों का इलाज किया है। एक बार तो एक मरीज की जान बचाने के लिए मैं लगातार 72 घंटे तक सोया नहीं था। आखिरकार मैंने उसकी जान बचा ली। जब मैंने ठीक होने के बाद उसके परिवार के चेहरे पर खुशी देखी, तो मुझे एहसास हुआ कि एक डॉक्टर के लिए इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। डॉक्टर साहब, आप सच में बहुत मेहनती हैं, तभी तो आज इतने बड़े मुकाम पर हैं। एक जूनियर डॉक्टर ने तुरंत चापलूसी की। यह कहानी मैं आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप समझें कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और मैं आपको एक खबर बता दूं, पूरे भारत में कैंसर रिसर्च के मामले में मेरा नाम सबसे ऊपर आता है। डॉक्टर शशांक ने अपनी छाती ठोकते हुए शेखी बघारी। आसपास खड़ी नर्सें हैरान होकर देखने लगीं। डॉक्टर साहब, आप तो सच में कमाल हैं। डॉक्टर शशांक को लगा कि इतना काफी नहीं है। उसने अपने चेहरे पर एक विद्वान जैसी गंभीरता लाते हुए कहा, युवा डॉक्टरों, अगर आप इसी तरह मेहनत करेंगे तो एक दिन शायद मेरे स्तर तक पहुंच पाएंगे। यह तो जैसे उसका मिनी लेक्चर ही चल रहा था। लेकिन ठीक उसी पल आईसीयू के दरवाजे की कुंडी खुली। खट। सबकी नजरें तुरंत उस दरवाजे की तरफ टिक गईं। सभी को लगा था कि वह देहाती मजदूर शर्म से मुंह छिपाए निराश होकर बाहर निकलेगा। आखिरकार महज 10 मिनट ही तो हुए थे। दादी जी की सांसें थम गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने हाथ कहां रखें।
सबसे पहले करण राजपूत शांति से बाहर निकला। डॉक्टर शशांक तुरंत एक विजेता की मुस्कान के साथ उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। क्यों भाई मजदूर डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी बाहर आ गए? अभी तो सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं। अंदर जाने से पहले तो बहुत डींगे हाँक रहे थे, अब इतनी जल्दी घुटने टेक दिए। डॉक्टर शशांक के वफादार जूनियर डॉक्टर और नर्सें जोर जोर से हंसने लगे। वे करण को इस तरह देख रहे थे जैसे वह कोई जोकर हो, लेकिन करण को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने डॉक्टर शशांक को देखा और सहजता से बोला, 10 मिनट लग गए? मुझे तो लगा था 5 मिनट में हो जाएगा। काम थोड़ा स्लो हुआ आज। करण की बात सुनकर डॉक्टर शशांक को लगा कि वह अभी भी फेंक रहा है। वह डांटने ही वाला था कि तभी आईसीयू के दरवाजे से उछलती कूदती हुई वह छोटी सी बच्ची स्वीटी खुद बाहर निकल आई। सबके चेहरे की रंगत एक झटके में उड़ गई। यह क्या माजरा है? स्वीटी दौड़ती हुई बाहर आई और सीधे अपनी दादी से जाकर लिपट गई। दादी, दादी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरा सारा दर्द गायब हो गया। दादी जी, जो डर के मारे कांप रही थी, जब उन्होंने अपनी पोती को इस तरह हंसते खेलते बाहर आते देखा, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके सब्र का बांध टूट गया और आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। स्वीटी मेरी बिटिया। दादी जी ने अपनी पोती को सीने से लगा लिया। यह नजारा देखकर करण का दिल भी खुशी से भर गया। वह दादी जी के पास आया और मुस्कुराकर बोला, दादी जी, आपकी स्वीटी का कैंसर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। दादी जी ने करण की तरफ देखा। उनकी आंखों में बेइंतहा कृतज्ञता थी। वे फिर से करण के पैरों में झुकने लगी। बेटा, मेरी यह बची कुची जिंदगी अब तेरी है। तूने हमारी दुनिया उजड़ने से बचा ली। अरे अरे दादी जी, फिर से पैर छू रही हैं आप। मुझे पाप मत चढ़ाइए। करण ने उन्हें तुरंत उठाया। दादी जी रोते हंसते बोली, बेटा, मुझसे रहा नहीं गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। करण ने हाथ हिलाया। उधर बाकी सभी लोग सदमे में खड़े थे। उस मजदूर ने सच में कैंसर ठीक कर दिया। यह नामुमकिन है। सिर्फ 10 मिनट में ब्लड कैंसर का इलाज कैसे हो सकता है? वे यकीन नहीं करना चाहते थे, लेकिन सामने चहकती और दौड़ती हुई बच्ची उनके मुंह पर करारा थप्पड़ थी। डॉक्टर शशांक वर्मा का चेहरा गुस्से और अविश्वास से एकदम हरा पीला पड़ गया था। एक मामूली मजदूर ने उस बीमारी को 10 मिनट में ठीक कर दिया था जिसे वह 3 साल से रिसर्च कर रहा था। यह झूठ होना चाहिए, पूरी तरह से फर्जी। वह जूनियर डॉक्टर, जिसने कहा था कि करण के सफल होने पर वह पूरी लकड़ी की टेबल चबा जाएगा, अब भीड़ के पीछे अपना मुंह छिपाकर खड़ा था। करण मुड़ा, सीधे डॉक्टर शशांक के पास गया और पूछा, इलाज हो गया है? अब तुम्हें कुछ कहना है? यह धोखा है। तुमने कोई इलाज नहीं किया। डॉक्टर शशांक हकलाते हुए चिल्लाया, इस लड़की के शरीर में अभी भी कैंसर के सेल्स होंगे। कैंसर बहुत चालाक बीमारी होती है, तुम उसे 10 मिनट में खत्म नहीं कर सकते। वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि इसे स्वीकार करने का मतलब था अपनी पूरी डॉक्टरी को नीचा दिखाना। हाँ, तुम सच में डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं हो, करण ने ठंडे लहजे में कहा। डॉक्टर शशांक भड़क उठा, मैंने कह दिया ना कि इलाज नहीं हुआ है। मैं इस देश का कैंसर एक्सपर्ट हूँ, मेरी बात ही सच है। कैंसर एक्सपर्ट? तो क्या हुआ? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा सुनो, तुम अभी कह रहे थे ना कि वैद्य रामनाथ जी तुम्हारे गुरु हैं। वैद्य रामनाथ का नाम सुनते ही डॉक्टर शशांक ने तुरंत अपनी छाती फिर चौड़ी कर ली। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। वैद्य रामनाथ जी इस देश की सबसे बड़ी मेडिकल अथॉरिटी हैं, तुम उनका नाम इस तरह नहीं ले सकते। ओहो, करण ने ज्यादा बहस नहीं की। उसने अपनी आर्मी पैंट की जेब से पुराना नोकिया 3310 निकाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर ढूंढने लगा, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी नंबर नहीं मिला। सत्यानाश, सेव ही नहीं किया था। करण दरअसल वैद्य रामनाथ का नंबर ढूंढ रहा था। पिछली बार जब वैद्य रामनाथ ने हाथ जोड़कर करण से अपना नंबर सेव करने की मिन्नत की थी, तब भी करण ने मना कर दिया था। करण ने सीधे डॉक्टर शशांक से पूछा, क्या तुम्हारे पास वैद्य रामनाथ जी का नंबर है? यह सुनते ही डॉक्टर शशांक ठहाका मारकर हंस पड़ा। क्यों बे, तुझे वैद्य रामनाथ जी का नंबर चाहिए? हाँ, फोन मिलाना है, करण ने चिढ़कर कहा। तू वैद्य रामनाथ जी को फोन मिलाएगा? तेरी औकात क्या है? डॉक्टर शशांक ने चुटकी ली। तुम बस नंबर दो, फोन लग जाएगा, करण ने कहा। हा, वैद्य जी इतने व्यस्त इंसान हैं, तुझे क्या लगता है वो तेरा फोन उठाएंगे? जब मैं खुद उन्हें फोन करता हूँ,
तब भी वो हर बार मेरा फोन नहीं उठाते। और तू चला है उनसे बात करने, डॉक्टर शशांक ने मजाक उड़ाया। व्यस्त? करण को तो ऐसा नहीं लगता था। पिछली बार जब उस बूढ़े रामनाथ ने करण को फोन किया था, तब वह ऑनलाइन शतरंज चेस खेल रहा था और बिल्कुल खाली बैठा था। नंबर 2 मुझे, करण ने कहा। ठीक है, ले नंबर ले। तू भी क्या याद रखेगा? जरा मैं भी तो देखूं कि तू वैद्य जी से कैसे बात करता है। डॉक्टर शशांक ने अपनी जेब से चमचमाता हुआ आईफोन निकाला। एक काम करो, तुम ही फोन मिलाओ और उनसे कहो कि करण राजपूत उनसे बात करना चाहता है, करण ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर शशांक फिर हंसा। तू सीधे वैद्य जी को हुक्म दे रहा है? हाँ, कितना मजेदार जोक है। आसपास के सारे डॉक्टर और नर्सें भी यह देखने के लिए करीब आ गए कि क्या सच में देश की सबसे बड़ी मेडिकल अथॉरिटी को फोन लगाया जा रहा है। सबका ध्यान अपनी तरफ देखकर डॉक्टर शशांक का घमंड और बढ़ गया। उसने अपने आईफोन में वैद्य रामनाथ जी का नंबर निकाला और बहुत ही गर्व के साथ कॉल बटन दबा दिया। फिर उसने फोन अपने कान से लगाया और करण से बोला, अपने कान खोलकर सुन ले, अब तुझे देश के सबसे महान वैद्य रामनाथ जी की आवाज सुनाई देगी। फोन में घंटी जाने लगी, ट्रिन ट्रिन। कुछ ही सेकंड में फोन उठा लिया गया। डॉक्टर शशांक का रवैया 1 सेकंड में बदल गया। वह झट से झुककर बहुत ही चापलूसी भरे लहजे में बोला, प्रणाम वैद्य जी, मैं डॉक्टर शशांक वर्मा बोल रहा हूँ। फोन की दूसरी तरफ से एक गंभीर और बुजुर्ग इंसान की आवाज आई। शशांक? कौन शशांक? क्या काम है? डॉक्टर शशांक ने जल्दी से कहा, गुरुजी, वही जो ब्लड कैंसर पर रिसर्च करता है। ओह, याद नहीं आ रहा। वैद्य जी, आप तो देश सेवा में इतने व्यस्त रहते हैं, छोटे मोटे शिष्यों का नाम कहाँ याद रहता होगा आपको? डॉक्टर शशांक ने मक्खन लगाया। हाँ, ठीक है शशांक, मैं इस वक्त थोड़ा व्यस्त हूँ, फोन रखता हूँ। जी बिल्कुल गुरुजी, मैं फिर कभी मार्गदर्शन लूंगा। डॉक्टर शशांक मुस्कुराया। आसपास के लोग डॉक्टर शशांक को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई भगवान हो। देश के सबसे बड़े वैद्य जी से सीधे बात कर ली। अपनी वाहवाही देखकर डॉक्टर शशांक को करण की बात याद आई। उसने सोचा कि करण की बेइज्जती करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उसने तुरंत कहा, गुरुजी, बस 1 सेकंड रुकिए। यहाँ एक फटेहाल लड़का खड़ा है जिसका नाम करण राजपूत है। वो बोल रहा है कि आपसे बात करनी है। क्या आप उससे बात करेंगे? डॉक्टर शशांक के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान थी। वह चाहता था कि वैद्य जी फोन पर ही इस देहाती को डांट कर भगा दें। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, उससे कहो कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। डॉक्टर शशांक का चेहरा खिल उठा। जी गुरुजी, मैं अभी इस लड़के को भगा देता हूँ। लेकिन तभी फोन की दूसरी तरफ से एक बहुत ही घबराई हुई और चीखती हुई आवाज आई, रुक, तूने अभी क्या नाम कहा उस बंदे का? डॉक्टर शशांक का हाथ कांप गया। गुरुजी, मैंने कहा करण राजपूत, वही आर्मी पैंट वाला। अबे बेवकूफ, जल्दी फोन उस लड़के को दे। तुरंत फोन से वैद्य रामनाथ की पागलों जैसी चीख सुनाई दी। डॉक्टर शशांक का चेहरा एक झटके में सफेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि वैद्य जी को क्या हो गया है। बाकी डॉक्टर और नर्सें भी सन्न रह गए। डॉक्टर शशांक ने कांपते हाथों से अपना आईफोन करण की तरफ बढ़ा दिया। करण ने आराम से फोन लिया, कान से लगाया और सीधे कड़क आवाज में बोला, अबे ओ बूढ़े रामनाथ, शतरंज खेलने में बहुत बिजी चल रहा है क्या आजकल? जरा मेरे साथ एक बाजी खेलेगा? अध्याय 16। क्या उस बूढ़े की डॉक्टरी सच में इतनी धाकड़ है? अस्पताल के कॉरिडोर में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी आईफोन से एक बेहद सम्मानित बुजुर्ग आवाज गूंजी, करण, बेटा करण, क्या सच में तू ही है? अरे बूढ़े रामनाथ, मेरे अलावा और कौन तुझे इस टाइम फोन करके शतरंज खेलने को बोलेगा? करण ने ठहाका मारते हुए कहा। यह नजारा देखकर वहां खड़े डॉक्टरों, नर्सों और बाकी लोगों का दिमाग भन न गया। उनका मुंह हफक पड़ गया, जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी हो। क्या सच में फोन की दूसरी तरफ देश के सबसे महान वैद्य रामनाथ जी थे? डॉक्टर शशांक वर्मा तो बुत बनकर खड़ा रह गया। उसकी आंखें बाहर उबल आई थीं। उसे अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। यह फटेहाल देहाती मजदूर देश की सबसे बड़ी मेडिकल अथॉरिटी वैद्य रामनाथ जी को अबे बूढ़े रामनाथ कह रहा था। और वैद्य जी गुस्सा होने के बजाय बच्चों की तरह चहक रहे थे। यह नामुमकिन है। एक फटेहाल मजदूर वैद्य जी का इतना करीबी कैसे हो सकता है?
बाकी जूनियर डॉक्टर और नर्सें भी सदमे में थीं। अगर अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर शशांक ने खुद वैद्य जी से बात न की होती तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता। अभी 2 मिनट पहले जब डॉक्टर शशांक ने बात की थी तब वैद्य रामनाथ जी कह रहे थे कि वे बहुत बिजी हैं और किसी से बात करने का टाइम नहीं है। लेकिन इस फटेहाल लड़के का नाम सुनते ही उनका टोन ही बदल गया। डॉक्टर शशांक के सामने जो इंसान एक अजनबी की तरह रूखा था, वही वैद्य जी इस मजदूर के सामने एक पुराने जिगरी दोस्त की तरह पेश आ रहे थे। दुनिया को हो क्या गया है भाई। उधर करण आराम से फोन पर वैद्य रामनाथ से बात कर रहा था। करण बेटा, तू इस वक्त कहाँ है? रुक, तू भारत में है? तू अपने देश वापस आ गया? फोन से बेहद हैरान और एक्साइटेड आवाज आई। हाँ, कुछ निजी काम निपटाने के लिए आया हूँ, करण ने कहा। तू बहुत बुरा इंसान है करण। देश वापस आ गया और इस बूढ़े रामनाथ से मिलने तक नहीं आया। क्या इसलिए कि तू मुझे हमेशा शतरंज में हरा देता है? देख, मेरी चेस की चालें अब बहुत सुधर गई हैं। तू अभी दिल्ली XUNJING आ जा या फिर मुझे अपना पता बता। मैं खुद गाड़ी पकड़कर तुझसे मिलने मुंबई आ रहा हूँ, वैद्य जी ने कहा। क्या? आसपास खड़े डॉक्टरों और नर्सों के मुंह से चीख निकल गई। देश का सबसे बड़ा डॉक्टर, जिसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक मिलने का समय मांगते हैं, वह एक मजदूर से मिलने और उसके साथ शतरंज खेलने के लिए खुद चलकर आने की बात कर रहा था। उन्हें लगा कि उनके कान बज रहे हैं। पूरे भारत में बड़े बड़े उद्योगपति और मंत्री वैद्य रामनाथ जी के दर्शन पाने के लिए तरसते हैं। अगर वैद्य जी मना कर दें तो कोई उनसे नहीं मिल सकता। और वही वैद्य जी इस वक्त एक साधारण मजदूर के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। मुझे यकीन नहीं होता, डॉक्टर शशांक की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने करण को सिर से पांव तक देखा। दिखने में तो यह साफ तौर पर एक देहाती मजदूर लग रहा था, लेकिन वैद्य रामनाथ जी को जानने वाला बंदा या तो कोई अरबपति होगा, कोई बड़ा राजनेता होगा या देश का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट अफसर, पर मजदूर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। करण ने बात जारी रखते हुए अपनी तिरछी नजरें डॉक्टर शशांक वर्मा पर टिकाई। वैसे बूढ़े रामनाथ, एक बात और बतानी थी तुझे। हाँ बोल बेटा, क्या बात है? यह डॉक्टर शशांक वर्मा, जो ब्लड कैंसर का बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट बनता फिरता है, सुना है तूने इसे अपना प्रधान शिष्य बना लिया है? करण ने चुटकी ली। क्या? शशांक वर्मा? अरे कौन सा शिष्य भाई, मैंने कोई शिष्य विषय नहीं बनाया। पता नहीं कहां से मेरा पर्सनल नंबर निकाल लिया। रोज सुबह शाम फोन करके चेला बनाने की भीख मांगता रहता है। बंदा बहुत जिद्दी था, तो मैंने सोचा था कि चलो कभी मौका दूंगा। पर तू इसके बारे में क्यों पूछ रहा है करण? अरे हाँ, तू उसी के फोन से बात कर रहा है ना? क्या वो तेरा दोस्त है? अगर तेरा दोस्त है तो मैं उसे अभी के अभी अपना मुख्य शिष्य घोषित कर देता हूँ, वैद्य जी ने खुशी खुशी कहा। गलती से भी मत करना। करण की आवाज बर्फीली हो गई। यह नीच इंसान डॉक्टर कहलाने के लायक भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि यह आगे कभी डॉक्टरी करे। इसके बाद करण ने ICU के बाहर का पूरा माजरा, मासूम बच्ची स्वीटी की बीमारी, बिना पैसों के इलाज से मना करना और डॉक्टर शशांक की बदतमीजी वैद्य रामनाथ को सुना दी। क्या? बिना पैसों के मरीज को लौटा दिया और खुद को मेरा चेला बताता है? फोन से वैद्य रामनाथ की दहाड़ गूंजी। ऐसा नीच इंसान मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा है। तू बेफिक्र रह करण, मैं अभी इस कसाई का इलाज करता हूँ। बस मुझे यही बताना था, बाकी सब ठीक है, करण ने कहा। रुक, रोज रोज तो तेरा फोन लगता नहीं। यह बता, तू इस बूढ़े से मिलने कब आ रहा है? टाइम मिलेगा तो आऊंगा। और सुन, मेरे भारत आने की खबर टॉप सीक्रेट है, किसी और को मत बताना, करण ने ताकीद की। हाँ, मैं समझ गया। अब फोन उस शशांक को दे, मुझे उससे कुछ हिसाब बराबर करना है। ये ले। करण ने आईफोन डॉक्टर शशांक की तरफ बढ़ा दिया। डॉक्टर शशांक तो किसी पत्थर के पुतले की तरह सुन्न खड़ा था। करण के हाथ से फोन लेते ही उसने अपने होठों पर झूठी मुस्कान लाने की कोशिश की। जय हिंद वैद्य जी। अपनी गंदी जुबान बंद रख शशांक, फोन से वैद्य रामनाथ की गर्जती हुई आवाज आई। बिना पैसों के एक गरीब मासूम बच्ची का इलाज करने से मना कर दिया तूने पूरे मेडिकल पेशे को कलंकित कर दिया है। तेरी इंसानियत और डॉक्टरी धर्म कहाँ गया रे? वैद्य जी, मेरी बात तो सुनिए। डॉक्टर शशांक के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना और भूल जाना कि तू कभी मेरा शिष्य बनेगा। गेट लॉस्ट। टूं। फोन कट गया। डॉक्टर शशांक हाथ में आईफोन लिए वहीं जम गया।
वैद्य रामनाथ के आखिरी शब्द उसके कानों में बिजली बनकर कड़के थे। उसके लिए यह किसी महाविनाश से कम नहीं था। उसने देश का सबसे बड़ा कैंसर स्पेशलिस्ट बनने और लाखों रुपए छापने के लिए वैद्य जी का चमचा बनने में सालों लगा दिए थे। आज जब उसका सपना पूरा होने वाला था, तो इस फटेहाल मजदूर ने एक ही फोन कॉल में उसका पूरा करियर तबाह कर दिया था। तभी डॉक्टर शशांक का आईफोन फिर से बज उठा। टिन टिन। उसने काम पते हाथों से फोन उठाया। हेलो, शशांक वर्मा बोल रहे हो? मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA मुंबई ब्रांच का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। तुम्हारी IMA की मेंबरशिप तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी गई है। तुम पर मेडिकल एथिक्स तोड़ने का गंभीर आरोप लगा है। क्या? सर मेरी बात तो सुनिए। मैंने क्या किया सर? डॉक्टर शशांक गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन कॉल कट चुकी थी। अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि 2 सेकंड बाद फिर से फोन बजा। शशांक वर्मा, हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI से बोल रहे हैं। तुम्हारा ऑपरेशन और डॉक्टरी का लाइसेंस, मेडिकल लाइसेंस तुरंत निरस्त रिवोक कर दिया गया है। अगर आज के बाद तुम किसी अस्पताल में इलाज करते पाए गए तो तुम्हें सीधे जेल भेजा जाएगा। टूं टूं टूं। एक के बाद एक आए इन 3 फोनों ने डॉक्टर शशांक वर्मा को एक ही मिनट में सड़क पर ला दिया था। वह 10 सेकंड के अंदर 10 साल बूढ़ा लगने लगा था। गुस्से, हताशा और पागलपन में उसने अपना महंगा आईफोन पूरी ताकत से फर्श पर दे मारा। छपाक। आईफोन के परखच्चे उड़ गए। फिर उसने खून से सनी आंखों से करण को देखा, अपने दांत भींचते हुए चीखा, तू कौन है बे? तूने मेरा करियर क्यों बर्बाद किया? मेरी तुझसे क्या दुश्मनी थी जो तूने मेरी हंसती खेलती जिंदगी नरक बना दी? करण ने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। मैंने कुछ नहीं किया डॉक्टर साहब, बस एक बूढ़े दोस्त को उसके फर्जी चेले का असली चेहरा दिखा दिया। डॉक्टर शशांक जैसे लालची इंसान के साथ रहना वैद्य रामनाथ की साख पर धब्बा था। डॉक्टर शशांक ने अपनी कामपति उंगली करण की तरफ उठाई। तू याद रखेगा, तूने शशांक वर्मा का खेल खत्म किया है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वह अपना सिर पकड़कर रोता हुआ वहां से भाग गया। कॉरिडोर में खड़े डॉक्टरों और नर्सों ने तुरंत हटकर उसे रास्ता दिया। अब वे सभी लोग करण को किसी अजूबे की तरह देख रहे थे। क्या यह सच में कोई मामूली मजदूर है? एक फोन कॉल पर देश के इतने बड़े कैंसर एक्सपर्ट का लाइसेंस रद्द करवा दिया। वह जूनियर डॉक्टर जो टेबल चबाने की बात कर रहा था, अपना मुंह छिपाकर पतली गली से निकल गया। बाकी चाटुकार डॉक्टर भी अपनी इज्जत बचाने के लिए खिसक लिए। अब वहां सिर्फ वही सच्चे डॉक्टर, नर्सें और मरीज बचे थे जो शुरुआत से दादी जी के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में करण के लिए बेइंतहा सम्मान और सितारे चमक रहे थे। तभी एक युवा नर्स ने करण को बहुत ध्यान से देखा। उसे आज सुबह आज तक न्यूज पर देखी वही खबर याद आई, मुंबई का सीक्रेट फौजी, द मिस्टीरियस आर्मी हीरो। न्यूज में दिखाई गई वह रोबीली बैकअप प्रोफाइल, मस्कुलर बॉडी और फौजी प्रिंट की पैंट बिल्कुल सामने खड़े इस लड़के से मैच कर रही थी। अपनी तसल्ली करने के लिए वह नर्स चुपके से करण के पीछे गई और उसकी पीठ को ध्यान से देखा। अरे बाप रे, यह तो 100% वही है। नर्स की बांछें खिल गईं, वह खुशी के मारे उछल पड़ी। अरे, ये तो हमारे सीक्रेट फौजी हैं, असली वाले सीक्रेट फौजी। नर्स के चिल्लाते ही बाकी नर्सों और मरीजों का ध्यान भी इस तरफ आ गया। क्या यही हैं वो जांबाज सीक्रेट फौजी जिन्होंने सुबह फर्जी टैक्सी गैंग को अकेले ठोका था? हाय, कितने हैंडसम हैं, और वैद्य रामनाथ जी के इतने खास हैं, यानी डॉक्टरी में भी मास्टर हैं। सुनो, क्या इनकी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरा तो मन कर रहा है कि अभी इनसे शादी कर लूं। एक छोटी नर्स अपने गाल लाल करते हुए शर्माकर बोली। चारों तरफ लड़कियों की चपड़ और भीड़ बढ़ने लगी। यह सब करण के कानों में पड़ रहा था। सत्यानाश, मामला तो उल्टा पड़ गया। करण तो मुंबई में लो प्रोफाइल रहकर अपनी सगाई तोड़ने आया था। अगर यह भीड़ जमा हो गई और उसकी फोटो दोबारा मीडिया में चली गई तो उसके गुप्त फौजी मिशन की धज्जियां उड़ जाएंगी। उसने तो वैद्य रामनाथ को भी इसीलिए फोन किया था क्योंकि डॉक्टर शशांक वर्मा उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वैसे करण मन ही मन सोचने लगा कि क्या वैद्य रामनाथ को सच में देश का बड़ा डॉक्टर कहना चाहिए। उस बूढ़े को तो आधी डॉक्टरी मैंने ही सिखाई थी। लेकिन अब सोचने का टाइम नहीं था। लड़कियां और मीडिया वाले उसकी तरफ ऑटोग्राफ और फोटो के लिए लपक रहे थे। सीक्रेट फौजी भाई, एक सेल्फी प्लीज। क्या मैं आपको एक हग कर सकती हूँ?
करण समझ गया कि अगर वह 2 सेकंड और रुका तो उसकी पोल खुल जाएगी। उसने भीड़ की चपड़ का फायदा उठाया, झटके से पास के एक खाली वार्ड में घुसा, अंदर से कुंडी बंद की, खिड़की की तरफ बढ़ा और बिना सोचे समझे बाहर छलांग लगा दी। 4थी मंजिल की खिड़की थी, महज 3040 फीट की ऊंचाई। करण हवा में लहराया और सीधे नीचे जमीन पर अपने दोनों पैरों पर एकदम परफेक्ट लैंडिंग की। वह चुपचाप अस्पताल की दीवार लांघकर बाहर निकल गया। अब उसका असली मिशन चालू था, कपूर इंडस्ट्रीज जाना और जाह्नवी कपूर से सगाई तोड़ना। लेकिन करण अभी अस्पताल से 2 कदम आगे ही बढ़ा था कि अस्पताल के मेन गेट पर एक काले रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो आकर रुकी। अध्याय 17, रिया शर्मा की उत्सुकता और ढोंगी भिखारी। वह काली महिंद्रा स्कॉर्पियो टीवी रिपोर्टर रिया शर्मा की ही थी। अहाते में इंटरव्यू खत्म करने के बाद रिया शर्मा उस बुजुर्ग दादाजी को खुद अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले आई थी। जब उसे पता चला था कि दादाजी की पोती अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, तो उसने बिना सोचे समझे अपनी रिपोर्टिंग छोड़ उन्हें तुरंत सिटी केयर अस्पताल छोड़ना जरूरी समझा। बेटा, गाड़ी यहीं रोक दो, मेरी पोती इसी अस्पताल में है, मुझे जल्दी से पैसे देने हैं। बुजुर्ग दादाजी ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बदहवास होकर अस्पताल के अंदर भागे। रिया शर्मा ने भी गाड़ी पार्क की और उनके पीछे पीछे चल दी। दोनों ने लिफ्ट का इंतजार नहीं किया, बल्कि सीढ़ियों से दौड़ते हुए सीधे 4थी मंजिल पर पहुंचे। हांफते हुए दादाजी आईसीयू वार्ड के दरवाजे पर पहुंचे और बिना सांस लिए चीखे, सुनती हो जी? अरे पैसे आ गए हैं, जाओ डॉक्टर साहब को बुलाओ, मेरी बच्ची का इलाज मत रुकने दो। लेकिन अंदर आते ही दादाजी के कदम ठिठक गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। सामने बेड पर उनकी पोती स्वीटी बिल्कुल ठीक भली खिलखिलाती हुई अपनी दादी के साथ खेल रही थी। यह क्या माजरा है? दादाजी ने अपनी आंखें मलीं। उन्हें लगा कि शायद वे कोई सपना देख रहे हैं। वे जानते थे कि डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि बिना बड़े ऑपरेशन के बच्ची नहीं बच सकती। तो फिर यह क्या था? उन्होंने अपने झुर्रीदार गाल पर एक कसकर चुटकी काटी। आउच! यह सपना नहीं था, यह सच था। दादाजी का उतरा हुआ चेहरा खुशी से दमक उठा। स्वीटी ने अपने दादाजी को देखा तो उछलकर उनके गले से आ लिपटी। दादाजी, आप आ गए। दादाजी ने झट से अपनी पोती को गोद में उठा लिया। मेरी बिटिया, मेरी रानी, तू ठीक हो गई? हाँ दादाजी, मैं तो एकदम ठीक हो गई। स्वीटी मुस्कुराई। नाना, यह कैसे हो सकता है? किसने किया तेरा ऑपरेशन? क्या उसी बड़े डॉक्टर ने किया? मुझे उससे मिलना है, मुझे उसके पैर छूने हैं। उसने मेरी कुलदेवी को बचा लिया। दादाजी ने पोती की नाक खींचते हुए पूछा। नहीं दादाजी, वो कोई बड़े डॉक्टर अंकल नहीं थे, वो तो एक बहुत हैंडसम वाले भैया थे। स्वीटी ने अपने भोलेपन से कहा। भैया? दादाजी चौंके और अपनी पत्नी की तरफ देखा। स्वीटी से पूछना बेकार था। उन्होंने दादी जी से पूछा, अरे सुनती हो, सिटी केयर अस्पताल में इतना जवान डॉक्टर कब से आने लगा? दादाजी ने पोती की बीमारी के चक्कर में इस अस्पताल के सारे डॉक्टरों के नाम रट रखे थे, लेकिन इतना नौजवान डॉक्टर तो पूरे अस्पताल में नहीं था। दादी जी की बांछें खिली हुई थीं। जब से पोती ठीक हुई थी, उनके चेहरे की हंसी रुक ही नहीं रही थी। उन्होंने अपने पति को देखा और बोली, अरे वो कोई अस्पताल का डॉक्टर नहीं था जी, एक फौजी पैंट वाला नौजवान था। मैं तो उसे नहीं जानती, पर वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह पहचानता था। मुझे पहचानता था? दादाजी सन्न रह गए। हाँ, उसने टीवी पर तुम्हें देखा था। जब मैं अस्पताल के बाहर रो रही थी, तो वो मेरे पास आया, बोला कि वो तुम्हें जानता है और तुम्हारी पोती का इलाज कर देगा। दादी जी ने बताया। अरे राम रे, वो तो वही फौजी नौजवान था जिसने अहाते में मेरी जान बचाई थी और पैसे वापस दिलवाए थे। दादाजी को सब समझ आ गया। वे और एक्साइटेड हो गए। वो कहाँ है जी? मुझे उसके दर्शन करने हैं। पास में खड़ी रिपोर्टर रिया शर्मा ने अपने कैमरे से पोती को गोद में लिए दादाजी का यह खूबसूरत फैमिली मोमेंट चुपके से क्लिक कर लिया। उसे अपनी न्यूज स्टोरी के लिए एक नया और इमोशनल एंगल मिल चुका था। लेकिन जैसे ही उसने दादी जी के मुंह से फौजी पैंट सुना, रिया शर्मा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तुरंत आगे आई। दादी जी, क्या आपकी पोती को बचाने वाले ने फौजी प्रिंट की पैंट पहन रखी थी? हाँ बिटिया। क्या वो यही इंसान था? रिया शर्मा ने अपने पर्स से वही प्रिंटेड फोटो निकाली जिसमें करण की बैकअप प्रोफाइल थी। दादी जी ने आंखें गड़ाकर देखा। हाँ, यही तो है वो मसीहा, इसी ने मेरी स्वीटी को नई जिंदगी दी है। रिया शर्मा को लगा जैसे उसने कोई खजाना खोज लिया हो।
वही सीक्रेट फौजी। उसने पहले गुंडों को ठोका और अब एक मासूम बच्ची को कैंसर से बचा लिया। दादी जी, वो सीक्रेट फौजी भाई अभी कहाँ हैं? रिया ने उतावली होकर पूछा। अरे वो तो अभी इस सामने वाले खाली वार्ड में घुसा था और अंदर से कुंडी लगा ली थी। नर्स चाबी लेने गई है, दादी जी ने सामने वाले रूम की तरफ इशारा किया। रिया शर्मा तुरंत उस रूम की तरफ भागी और दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह अंदर से बंद था। चाबी आ गई, एक नर्स दौड़ती हुई आई। जल्दी खोलो। खट। दरवाजा खुला और रिया शर्मा सबसे पहले कमरे के अंदर घुसी, लेकिन अंदर सन्नाटा था। बीप बीप करती मेडिकल मशीनों के अलावा वहां कोई नहीं था। इंसान कहां गया? रिया शर्मा ने देखा कि खिड़की पूरी तरह खुली हुई थी। वह तुरंत खिड़की के पास भागी, सिर बाहर निकालकर नीचे देखा। नीचे सिर्फ गाड़ियां खड़ी थीं, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इस रूम से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही दरवाजा था, जो बंद था। और यह चौथी मंजिल थी। क्या वह सच में चौथी मंजिल से नीचे कूद गया? रिया शर्मा खिड़की से बाहर उड़ती हवा को देखती रह गई। उस सीक्रेट फौजी के प्रति उसके दिल में इज्जत और उसे मिलने की तड़प 10 गुना बढ़ चुकी थी। उसने पहले पुलिस की मदद की, डाकुओं का सफाया किया और अब बिना नाम बताए एक गरीब बच्ची की जान बचाकर हवा में गायब हो गया। रिया शर्मा ने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाई, तुम कौन हो सीक्रेट फौजी? क्या तुम कोई इंसान हो या कोई फरिश्ता? मैं तुम्हारा चेहरा एक बार अपनी इन आंखों से जरूर देखना चाहती हूँ। उधर करण राजपूत अस्पताल से बहुत दूर निकल आया था। वह बांद्रा के एक बस स्टॉप पर खड़ा ही हुआ था कि अचानक उसे एक भयंकर छींक आई। आंची! अरे बाप रे, क्या मुझे जुकाम हो गया? ना बाबा ना, इतनी कड़क गर्मी में जुकाम कैसे हो सकता है? करण ने अपनी नाक पोंछी। उसे क्या पता था कि अस्पताल में एक खूबसूरत रिपोर्टर उसे याद कर रही थी। करण ने अपनी पैंट की धूल झाड़ी। अब उसका असली काम चालू था, कपूर इंडस्ट्रीज का पता ढूंढना और जाह्नवी से सगाई तोड़ना। लेकिन कपूर इंडस्ट्रीज है कहाँ? करण ने सोचा कि किसी राहगीर से रास्ता पूछ लेता है। तभी वहां से एक मॉडर्न, बोल्ड और ग्लैमरस लड़की गुजर रही थी। करण ने आगे बढ़कर उसकी बांह पर हाथ रखा। अरे सुनो मैडम, क्या तुम्हें पता है कि कपूर इंडस्ट्रीज का ऑफिस कहाँ है? अहे, बचाओ! छेड़खानी! वह बोल्ड लड़की पूरी ताकत से चीख उठी और करण से अपना हाथ छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। करण का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे मैडम, मैंने तो सिर्फ रास्ता। लेकिन इससे पहले कि लोग जमा होते, करण ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। वह लड़की तो हवा की रफ्तार से चीखती हुई भाग खड़ी हुई। करण ने अपना माथा पीट लिया। इन शहर की लड़कियों से रास्ता पूछना ही बेकार है। जरा सा छू नहीं की, छेड़खानी छेड़खानी चिल्लाने लगती हैं। अब करण ने फैसला किया कि वह किसी मर्द से ही रास्ता पूछेगा। तभी उसकी नजर बस स्टॉप के कोने पर पड़ी। वहां एक भिखारी बैठा हुआ था। भिखारी के दोनों पैर गायब लग रहे थे, उसकी पैंट खाली लटक रही थी। वह जमीन पर बार बार अपना सिर पटक रहा था, उसके बाल सालों से धुले नहीं थे। उसके सामने रखे कटोरे में 5 और 10 रुपए के कुछ नोट पड़े थे। वह लगातार रोने का नाटक करते हुए गिड़गिड़ा रहा था, भगवान के नाम पर दे दे बाबा, गरीब अपाहिज पर दया करो। मेरे दोनों पैर नहीं हैं, 2 दिन से भूखा हूँ। कुछ पैसे दे दो ताकि एक वक्त की रोटी खा सकूं। करण के दिमाग की बत्ती जली। यह सही बंदा है। रास्ता भिखारी से पूछो। भिखारी दिन भर पूरे शहर में घूमते हैं, उन्हें हर बड़ी कंपनी का पता होता है। जब करण दुबई में अपने सीक्रेट मिशन पर गया था, तब भी उसने रास्ता वहां के भिखारियों से ही पूछा था। लेकिन करण जानता था कि हमारे भारत में 90% भिखारी ढोंगी और फर्जी होते हैं। करण उस भिखारी के पास गया। भिखारी ने जब करण को अपनी तरफ आते देखा, तो वह और जोर जोर से अपना सिर जमीन पर पटकने लगा। दया करो साहब, गरीब अपाहिज को 2 रुपए दे दो। करण घुटनों के बल नीचे बैठा और अपनी जेब से 1 का सिक्का निकालकर उसके कटोरे में डाल दिया। अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि कपूर इंडस्ट्रीज का हेड ऑफिस कहाँ है? करण ने सीधे पूछा। भिखारी ने जैसे ही करण की फटी आर्मी पैंट और कटोरे में पड़ा 1 का सिक्का देखा, उसकी आंखों में हिकारत और गुस्सा भर आया। उसने सिर पटकना बंद कर दिया। चल भाग यहाँ से फटेहाल मजदूर, खुद तो भिखारी जैसा दिख रहा है और मुझे 1 दे रहा है, भिखारी कड़क आवाज में बोला। करण का खून खोल उठा। साला भिखारी होकर मुझी पर अकड़ दिखा रहा है। अबे ओए ढोंगी, तू यहाँ लोगों को बेवकूफ बना रहा है। मैं तेरी पोल नहीं खोल रहा हूँ तो चुपचाप मुझे कपूर इंडस्ट्रीज का रास्ता बता।
भिखारी तुरंत विक्टिम कार्ड खेलने लगा। उसने अपनी आंखों में झूठे आंसू लाए और जोर जोर से चिल्लाने लगा, साहब, यह मजदूर मुझे ढोंगी कह रहा है। क्या मुझे खुशी होती है बिना पैरों के जीने में? मैं भी मेहनत करके कमाना चाहता हूँ साहब, पर देखिए, मेरे पास तो पैर ही नहीं हैं, चलने तक के लाले पड़े हैं। आसपास से गुजर रहे लोग यह सुनकर करण को कोसने लगे और भिखारी पर तरस खाकर उसके कटोरे में 1020 के नोट फेंकने लगे। कितना हट्टा कट्टा लड़का है और इस गरीब अपाहिज को सता रहा है। शर्म आनी चाहिए इसे, बेचारा अपाहिज भिखारी। लोग भिखारी की तारीफ करने लगे और भिखारी मन ही मन कमीनी मुस्कान हंसने लगा। करण ने जब यह नौटंकी देखी तो उसके होठों पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। उसने फौज में रहते हुए ऐसे ढोंगियों के 36 पैंतरे देखे थे। करण बिना कुछ बोले सीधे आगे बढ़ा और उसने भिखारी की ढीली पैंट को ऊपर से कसकर पकड़ लिया। भिखारी के होश उड़ गए। अरे क्या कर रहा है बे? कुछ नहीं भाई, बस जरा तेरे गायब हुए पैर देखना चाहता हूँ, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। और अगले ही पल करण ने एक झटके में भिखारी की पैंट नीचे खींच दी। फाड़ड़ दे। कपड़ा फटने की आवाज आई और पूरे बस स्टॉप के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस ढोंगी भिखारी ने अपने दोनों भले चंगे पैर मोड़कर अपनी अंडरवियर के अंदर छिपा रखे थे। पैंट उतरते ही उसके दोनों कसरती और लंबे पैर बाहर निकल आए। अध्याय 18, नूपुर लॉज और ढोंगी भिखारी की क्लास। पूरे बस स्टॉप के लोग आंखें गड़ाकर देख रहे थे। उस ढोंगी भिखारी ने अपने दोनों भले चंगे पैर मोड़कर अपनी अंडरवियर के अंदर कसकर ठूंस रखे थे। यह नजारा देखते ही आसपास जमा भीड़ का मुंह गुस्से से बिगड़ गया। अभी 2 मिनट पहले ही लोग कह रहे थे कि कितना स्वाभिमानी इंसान है, पैर न होने पर भी मेहनत का सोच रहा है। और अब यह नंगा सच सबके सामने था। असल में करण का इरादा उस भिखारी की पोल खोलने का बिल्कुल नहीं था। वह जानता था कि भीख मांगना भी कुछ लोगों के लिए एक पेशा बन चुका है। लेकिन यह भिखारी सच में बहुत नीच निकला। दूसरों की खून पसीने की कमाई इसे भीख में मिल रही थी, फिर भी यह बन देखकर अकड़ दिखा रहा था और गालियां बक रहा था। बेशर्म कहीं का। अगर पैसे कम लग रहे थे तो खुद मेहनत करके कमाता ना। हाथ पैर तो सलामत थे ही। अपनी पोल खुलते देखकर भिखारी के हाथ पांव फूल गए। वह बदहवास होकर अपने दोनों पैरों को अंडरवियर से बाहर निकालने की छटपटाने लगा, लेकिन वे इतने कसकर बंधे थे कि आसानी से निकल ही नहीं रहे थे। वह घुटनों के बल रेंगता हुआ लोगों की लानत और गालियां सुनता हुआ वहां से भागने लगा। दूर जाकर उसने किसी तरह अपने पैर निकाले और धूम दबाकर 9-2-11 हो गया। भागते भागते उस ढोंगी भिखारी ने करण को एक बहुत ही कातिलाना और जहरीली नजर से घूरा। करण ने उसकी नजर देखी, लेकिन वह ऐसे सड़क छाप भिखारी से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। तभी आसपास खड़े लोग करण को घेर कर खड़े हो गए। बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह भिखारी हमें बेवकूफ बना रहा था? एक बुजुर्ग दादी जी ने पूछा। हाँ भैया, आपने कैसे पहचाना? भैया मुझे भी बताओ ना। मैं तो रोज अपने स्कूल के जेब खर्च में से इसे 10 रुपए देती थी। एक छोटी सी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी बच्ची ने मासूमियत से पूछा। करण ने मुस्कुराकर भीड़ की तरफ देखा। आप सब लोग मुझे एक बात बताओ, अगर किसी दिन खुदा न खास्ता आपके दोनों पैर कट जाए तो क्या आप सच में सड़क पर बैठकर भीख मांगना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं तो भूखे मरना पसंद करूंगी, पर सड़क पर भीख नहीं मांगूंगी, दादी जी ने तुरंत कहा। मैं भी नहीं। पैर कटने के बाद तो इंसान शर्म और हीन भावना से ही मर जाएगा, एक अंकल बोले। करण ने भीड़ की तरफ देखकर कहा, आप सब ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शरीर की कोई अपंगता या चोट इंसान के दिल और आत्मा को गहरा घाव देती है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी कहता है कि इंसान अपना सबसे गहरा दर्द कभी किसी के सामने नीलाम नहीं करना चाहता। फिर कोई सच में लाचार इंसान अपने कटे हुए पैरों का ढिंढोरा पीटकर पैसे क्यों मांगेगा? यह सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। सब लोग करण की बात से 100% सहमत थे, लेकिन सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, यह फटी आर्मी पैंट पहने मजदूर जैसा दिखने वाला लड़का इतने बड़े दार्शनिक फिलोसोफिकल विचार कैसे बोल रहा है? करण ने आगे कहा, और ये ढोंगी भिखारी जो करते हैं उसे इमोशनल ब्लैकमेल, मोरल ब्लैकमेल कहते हैं। यह आपके रहमदिल स्वभाव का फायदा उठाकर आपकी जेब ढीली करवाते हैं। इसलिए आइंदा ऐसे लोगों को पैसे देने से पहले 10 बार सोचिए। बिल्कुल सही कहा भाई आपने। हाँ यार, पिछली बार मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गोलगप्पे खा रहा था तो एक भिखारी आकर हाथ धोने लगा और बोला कि पैसे नहीं दिए तो जोड़ी टूट जाएगी।
मुझे मजबूरी में पैसे देने पड़े थे, एक लड़का बोला। जब लोग आपस में चर्चा कर ही रहे थे, करण भीड़ के बीच से चुपचाप सरक गया। जब लोगों को एहसास हुआ तो करण गायब हो चुका था। अरे, वो लड़का कहाँ गया? पता नहीं। अरे सुनो, क्या तुम्हें वो लड़का जाना पहचाना नहीं लगा? जैसे आज ही टीवी पर देखा हो। अरे हाँ, उसने फौजी पैंट पहन रखी थी। वो तो वही सीक्रेट फौजी था जो आज तक न्यूज पर आ रहा था। हे भगवान, वो सच में असली हीरो था। काश हमने उसके साथ एक सेल्फी ले ली होती। करण काफी दूर निकल आया था। वह आसपास की बड़ी इमारतों को देखते हुए बड़बड़ा रहा था। आखिर यह कपूर इंडस्ट्रीज कहाँ? अभी उसने 2-3 राहगीरों से बड़े प्यार से पूछा भी था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कपूर इंडस्ट्रीज का हेड ऑफिस बांद्रा में किस जगह है। करण थोड़ा परेशान हो गया। क्या मंकी ने मुझे गलत पता दिया था? नहीं, किंग का किंग मंकी कभी गलत नहीं हो सकता। कंपनी तो मुंबई में ही है, लेकिन इस इतने बड़े शहर में उसे कहाँ ढूंढूं? शाम के 4 बज चुके थे। अगर आज पता नहीं मिला तो रात बिताने के लिए फिर से कोई ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। करण अभी रुकने की जगह के बारे में सोच ही रहा था कि तभी एक दुबली पतली मासूम सी लड़की उसके पास आकर खड़ी हो गई। साहब, क्या आपको आज रात रुकने के लिए कमरा चाहिए? एक झिझकती हुई धीमी आवाज करण के कानों में पड़ी। करण ने सिर उठाकर देखा, सामने एक कॉलेज स्टूडेंट जैसी दिखने वाली बहुत ही सादगी भरी लड़की खड़ी थी। उसने एक सिंपल गुलाबी रंग का टॉप, जिस पर विनी द पूह बना था, और एक पुरानी धुली हुई जीन्स पहन रखी थी। कपड़े बहुत साधारण थे, लेकिन वह बेहद साफ सुथरी और सुंदर लग रही थी। उसका रंग बर्फ जैसा गोरा था, लंबी पलकें और पीठ पर लहराते घने काले बाल उसकी सादगी में 4 चांद लगा रहे थे। रुकने के लिए कमरा? हाँ, चाहिए, करण ने बिना सोचे जवाब दिया। वह लड़की एक सेकंड के लिए ठिठक गई, फिर उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान आ गई। कमरा चाहिए तो आप मेरे घर चलिए। आपके घर? करण थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, चलो ठीक ही है, वैसे भी उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन इस लड़की को देखकर लग नहीं रहा था कि यह कोई गलत काम करती होगी। असल में उस लड़की का नाम नूपुर XINXIOTONG था, और वह बहुत घबराई हुई थी। आज पहली बार वह अपनी बीमार मां की जगह लॉज के ग्राहक ढूंढने बाहर आई थी। दोपहर 3 बजे से वह बस स्टॉप पर खड़ी सोच रही थी कि लोगों से कैसे बात करे। जब वह किसी राहगीर के पास जाती, उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता था। आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसने करण से पूछ लिया था, और जब करण ने हाँ कह दिया तो नूपुर की जान में जान आई। साहब, आप मेरे घर चलिए, हमारे लॉज में सिर्फ 50 रुपए में रात का कमरा मिल जाएगा। दूसरों से बहुत सस्ता है, नूपुर ने अपनी एक उंगली उठाकर कहा। करण ने अपनी भौहें चढ़ाई। 50 में कमरा? इतना सस्ता? देश में मंदी चल रही है, लगता है हर धंधे में कमाई घट गई है। इस गरीब लड़की को इतनी मेहनत करते देख करण को लगा कि उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, चलो, करण ने कहा। नूपुर का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी पहली कोशिश कामयाब हो गई थी। वह आगे आगे चलने लगी। मेरा घर बस आगे ही है, आइए मेरे पीछे। थोड़ी ही देर में वे एक पुरानी 2 मंजिला इमारत के सामने पहुंचे। बाहर एक छोटा सा धुंधला बोर्ड लटक रहा था, नूपुर लॉज NIU होटल। करण को अब समझ आया कि 50 में कमरा का क्या मतलब था। वह लॉज का किराया था। करण तो न जाने क्या क्या सोच बैठा था। उसके चेहरे पर हल्की सी झेम आ गई। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही नूपुर का आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ गया। यह हमारा ही लॉज है साहब। 50 में रात भर का किराया बहुत किफायती है। अगर आप ज्यादा दिन रुकेंगे तो और डिस्काउंट दे दूंगी। ठीक है, सोचूंगा, करण ने कहा। चलिए, ऊपर चलिए, नूपुर चाबी लेकर आगे बढ़ी। वह बहुत खुश थी कि आज उसने अपनी मां की मदद कर दी थी। उनका लॉज बहुत अंदर गली में था, इसलिए बस स्टॉप से यात्रियों को बुलाकर लाना पड़ता था। आज उसकी मां बीमार थी, इसीलिए नूपुर खुद आई थी। लेकिन जैसे ही नूपुर ने लॉज का मेन दरवाजा खोला, छनकाक, धाड़, अंदर से कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन टूटने की जोरदार आवाज आई। नूपुर के चेहरे की रंगत एक झटके में उड़ गई। उसके कदम तेजी से अंदर की तरफ भागे। करण भी चौंक गया। साफ था कि अंदर कोई भयंकर बवाल चल रहा था। अध्याय 19, कमीने की दुनाई। नूपुर ने घबराकर झटके से दरवाजा खोला और अंदर भागी। करण भी तुरंत उसके पीछे पीछे अंदर आया।
अंदर घुसते ही सामने छोटा सा रिसेप्शन काउंटर था। वहाँ कोई नहीं था, बस काउंटर पर रखा एक छोटा सा डिब्बा टीवी चल रहा था जिस पर न्यूज आ रही थी और पास में एक पुरानी रजिस्टर कॉपी पड़ी थी। साफ था कि यह बेहद साधारण और छोटा सा लॉज था, लेकिन अंदर के कमरे से चिल्लाने और बहस करने की आवाजें और तेज होती जा रही थीं। पहले एक मर्द की कड़क और अकड़ू आवाज आई, अरे भाभी, सीधे सीधे पैसे निकालो ना, मैं कोई ज्यादा थोड़े ही मांग रहा हूँ, बस 3000 रुपए दे दो। असंभव, मैं तुझे अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, एक बेहद कमजोर औरत की कांपती हुई आवाज आई। वाह भाभी, यह तो अच्छी बात नहीं है ना, मेरे भैया मरते वक्त यह लॉज तेरे नाम कर गए थे और बार बार बोल कर गए थे कि मेरे छोटे भाई का ध्यान रखना। अब तू मुझे 3000 रुपए भी नहीं दे रही, इसे कहते हैं ध्यान रखना। अगर स्वर्ग में मेरे भैया को यह बात पता चली तो उनकी आत्मा रोएगी। उस आदमी की आवाज में कमीनापन बढ़ता जा रहा था। यह सब बाहर खड़े करण के कानों में पड़ रहा था। वह पल भर में पूरा माजरा समझ गया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा ढीठ और बेशर्म इंसान नहीं देखा था जो अपनी ही बीमार भाभी को धमकी देकर पैसे ऐंठ रहा था। वैसे करण को उस आदमी की आवाज थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही कहीं सुनी हो। नूपुर ने करण की तरफ बहुत ही शर्मिंदा होकर देखा। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, हमारे घर में कोई बात नहीं। करण ने अपना सिर हिलाया। आप 2 मिनट यहाँ रुकिए, मैं जरा अंदर देखकर आती हूँ। हाँ, जाओ, घर का मामला पहले निपटाओ, करण ने कहा। नूपुर भागकर अंदर चली गई। करण जानता था कि यह किसी का पारिवारिक मामला है, इसलिए जब तक कोई ज्यादा बड़ी बात न हो उसका बीच में बोलना ठीक नहीं था। वह काउंटर के पास रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा कि आगे क्या करना है। अगर कपूर इंडस्ट्रीज का पता नहीं मिला और जाह्नवी से सगाई नहीं टूटी तो वह वापस अपने फौजी ठिकाने पर नहीं जा सकता था। मुंबई में टिकने और पेट भरने के लिए उसे कोई छोटा मोटा काम ढूंढना ही पड़ेगा। करण अभी सोच ही रहा था कि तभी अंदर से चीनी मिट्टी की प्लेटें और बर्तन टूटने की जोर जोर से आवाजें आने लगी। छनकाक, धाड़। इसके तुरंत बाद बिलख बिलख कर रोने की आवाजें आईं। चाचा जी, भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए, हमारे पास सच में 1 रुपया नहीं बचा है। मम्मी की तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती थी तो सारे पैसे खत्म हो गए। अब मेरी कॉलेज की फीस भरनी है। प्लीज चाचा जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें बख्श दीजिए। यह नूपुर की रोती हुई आवाज थी। बख्श दूं? अरे मेरी प्यारी भतीजी, तू तो मुझे ऐसे बोल रही है जैसे तेरा चाचा कोई बहुत बड़ा गुंडा डाकू हो। तेरे बाप ने मरते वक्त मुझे तेरी माँ के हवाले किया था कि मेरे भाई का ख्याल रखना। जब यह संभाल नहीं सकती थी तो वादा क्यों किया था? सत्यानाश। बाहर बैठा करण अपनी मुट्ठियां भींचने लगा। साला कैसा नीच इंसान है, खुद काम धंधा करने की औकात नहीं है और अपनी नाकामी का इल्जाम बेचारी विधवा भाभी और बच्ची पर डाल रहा है। हट्टा कट्टा सांड है, फिर भी दूसरों के टुकड़ों पर पलना चाहता है। करण ने एक गहरी सांस खींची। वह चुप रहने की कोशिश कर रहा था क्योंकि यह किसी के घर का अंदरूनी मामला था, लेकिन तभी अंदर से उस आदमी की और भी घटिया आवाज आई। पैसे नहीं है ना? कोई बात नहीं, यह लॉज तो है ना। एक काम करो, यह लॉज मेरे नाम कर दो और तुम दोनों माम बेटी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पति की यही एक आखिरी निशानी है, मैं यह लॉज तुझे कभी नहीं दूंगी। चाचा जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम कहाँ जाएंगे? मुझे पढ़ाई करनी है। तुम कहीं भी जाओ मुझे क्या? जब तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकती तो तुम्हें इस लॉज में रहने का कोई हक नहीं है। इसके बाद गिड़गिड़ाने और रोने धोने की आवाजें तेज हो गईं। कुर्सी पर बैठे करण के अंदर का खून अब खौलने लगा था। यह बंदा अपनी हरामखोरी और बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुका था। करण अब और चुप नहीं बैठ सकता था। वह खड़ा हुआ और सीधे अंदर वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे का नजारा देखते ही करण का पारा 100 डिग्री पार कर गया। मासूम नूपुर जमीन पर घुटनों के बल बैठी उस आदमी के आगे हाथ जोड़कर रो रही थी। कमरे के कोने में पड़े एक पतले से बिस्तर पर उसकी मां बहुत ही कमजोर, पीली पड़ी हालत में लेटी हुई थी और उनकी बांह में ड्रिप 4 बॉटल लगी हुई थी। और जब करण की नजर उस आदमी के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे साला, यह तो वही ढोंगी भिखारी है, वही ढोंगी भिखारी जो बस स्टॉप पर अपने पैर मोड़कर भीख मांग रहा था और जिसकी पैंट खींचकर करण ने पोल खोली थी।
करण को देखते ही तीनों लोग चौंक गए। उस ढोंगी भिखारी, जिसका नाम दीनू था, ने जैसे ही करण का चेहरा देखा, उसकी आंखों में कातिलाना गुस्सा भर आया। अरे साले मजदूर, तू यहाँ? कहते हैं नाक की चील को ढूंढने आसमान में नहीं जाना पड़ता। तू तो खुद ही मेरे हत्थे चढ़ गया। करण के चेहरे पर एक ठंडी और कातिलाना मुस्कान आ गई। अरे वाह, दुनिया सच में बहुत छोटी है, पर बेसहारा माम बेटी पर दादागिरी दिखाने में क्या बहादुरी है बे। मुझे तो नहीं पता था कि तू बाहर भिखारी होने के साथ साथ घर में भी इतना बड़ा नीच और नाकारा निकलेगा। अपनी गंदी जुबान बंद रख साले। तूने बाहर पूरे चौराहे पर मेरी थूक फजीहत कराई, आज तो तुझे जान से मार डालूंगा। दीनू भिखारी गुस्से में पागलों की तरह करण की तरफ झपटा। उसने अपनी भारी मुट्ठी बांधी और सीधे करण के चेहरे पर वार किया। यह देखकर नूपुर डर के मारे चीख उठी। साहब हटो वहां से, भागो। बिस्तर पर लेटी नूपुर की मां की आंखों से आंसू बह निकले। दीनू, मेहमान पर हाथ मत उठा, पाप लगेगा तुझे। दीनू भिखारी के चेहरे पर वानी मुस्कान थी। तूने बाहर मुझे नंगा किया था ना, आज तेरा चेहरा तोड़कर तुझे अस्पताल पहुंचाऊंगा। उसका घूंसा करण की नाक से बस 1 इंच दूर था। तभी करण के होठों पर एक कातिलाना हंसी आई। करण ने पलक झपकते ही अपना हाथ आगे बढ़ाया और दीनू की कलाई को अपनी लोहे जैसी पकड़ में दबोच लिया। कड़कक। करण ने जरा सी ताकत लगाई और दीनू भिखारी का चेहरा दर्द से पीला पड़ गया। उसकी बांह की नसें फटने लगी और वह दर्द के मारे घुटनों के बल नीचे आने लगा। आह, छोड़, मेरी कलाई टूट जाएगी। मुझे मारेगा तू? जो भी मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, उसका हश्र बहुत बुरा होता है, करण ने बर्फीली आवाज में कहा। और अगले ही पल करण ने अपनी एक कड़क फौजी लात सीधे दीनू के पेट में दे मारी। धड़ाम। दीनू भिखारी हवा में लहराता हुआ कमरे की दीवार से जा टकराया और सीधे फर्श पर आ गिरा। वह पेट पकड़कर तड़पने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। यह नजारा देखकर नूपुर और उसकी मां स्तब्ध रह गईं। उन्हें पता था कि दीनू इस इलाके का जाना माना गुंडा और छर्रा था। बचपन में उसने कुश्ती भी सीखी थी, लेकिन इस फटेहाल मजदूर के सामने वह किसी सूखे पत्ते की तरह उड़ गया था। नूपुर आंखें फाड़े करण को देख रही थी। यह बंदा इंसान है या कोई सुपरमैन? तू सच में बहुत घटिया इंसान है। किसी के मरते वक्त दिए गए वचन का सहारा लेकर अपनी ही भाभी और भतीजी को ब्लैकमेल कर रहा है। करण ने अपने दांत भींचे। अगर यह भारत का आम शहर न होता तो करण अब तक इसका काम तमाम कर चुका होता, लेकिन यहाँ कानून के दायरे में रहना जरूरी था। जमीन पर पड़ा दीनू भिखारी समझ गया कि सामने खड़ा लड़का कोई आम मजदूर नहीं बल्कि साक्षात काल है। वह तुरंत हाथ जोड़ने का नाटक करने लगा। भैया, मालिक, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, अब कभी इस तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। लेकिन बोलते बोलते उसका दाहिना हाथ चुपके से पीछे फर्श पर पड़े टूटे हुए चीनी मिट्टी के कप प्लेट के टुकड़ों की तरफ बढ़ा। उसने एक बहुत ही धारदार और नुकीला कांच का टुकड़ा अपनी मुट्ठी में दबाया। उसके चेहरे पर अचानक एक दरिंदगी भरी मुस्कान आई और वह झटके से उठकर करण के पेट में कांच घोंपने के लिए झपटा। मर साले, टांग अड़ाने वाले। साहब बचो, नूपुर और उसकी मां चीख उठी। यह वार सीधा जानलेवा था, लेकिन करण की फौजी आंखें और 68 सेंस चीते से भी तेज थीं। उसे दीनू की इस नीच हरकत का पहले ही एहसास हो चुका था। सांप अपनी केंचुली बदल सकता है, पर अपनी फितरत नहीं। करण ने एक और जोरदार साइड किक उसकी छाती पर रसीद की। धाड़। दीनू फिर से उछलकर दूर जा गिरा, लेकिन इस बार करण ने उसे छोड़ा नहीं। उसने दीनू की गर्दन कॉलर से पकड़ी, उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाला और नूपुर लॉज के मेन गेट तक ले आया। चटाक, सटाक, सटाक। करण ने 3-4 करारे थप्पड़ उसके गालों पर जड़े, जिससे उसके 2-3 दांत टूटकर बाहर आ गिरे। फिर करण ने अपनी बूट वाली टांग से एक आखिरी लात मारी और दीनू भिखारी सीधे बाहर सड़क के गंदे काले कीचड़ में जा गिरा। दीनू का पूरा शरीर कीचड़ और खून से लथपथ हो गया। वह नाली के कीड़े जैसा लग रहा था। करण ने बाहर कीचड़ में पड़े उस नीच भिखारी की तरफ अपनी उंगली उठाई और कड़ककर बोला, आज के बाद अगर तूने इस लॉज के आसपास भी अपनी मनहूस शक्ल दिखाई तो तेरी दोनों टांगें सच में काट दूंगा। चल दफा हो जा यहाँ से। अध्याय 20 लैला इंटरनेशनल, LAIYA इंटरनेशनल। उसी वक्त सड़क पर आसपास के लोग शोर शराबा सुनकर जमा हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस नीच इंसान की इतनी भयंकर धुनाई किसने कर दी। लेकिन जब वे करीब आए और उन्होंने देखा कि पिटने वाला बंदा दीनू भिखारी है,
तो सबके चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। हर इंसान को अंदर ही अंदर बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। दीनू सच में इस गली का एक खूंखार और बदनाम गुंडा था। वह न सिर्फ आम लोगों को परेशान करता था, बल्कि दुकानदारों से हफ्ता वसूली भी करता था, जिससे सबकी नाक में दम हो चुका था। ऊपर से उसकी नीयत इतनी गिरी हुई थी कि अपनी विधवा भाभी को उसके दिवंगत भाई की झूठी कसम देकर रोज धमकाता और पैसे ऐंठता था। गली का हर बंदा दीनू को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सुना था कि दीनू के पीछे बांद्रा के किसी बड़े भाई डॉन का हाथ था। इसीलिए लोग उसका अत्याचार सहने पर मजबूर थे। लेकिन आज जब उन्होंने दीनू को इस तरह कीचड़ में तड़पते देखा, तो उनके दिल में करण राजपूत के लिए बेइंतहा सम्मान जग उठा। उनकी नजरें नूपुर लॉज के दरवाजे पर खड़े करण पर टिक गईं और सबकी आंखों में तारीफ और राहत का एहसास था। कीचड़ में सने दीनू भिखारी की हालत बेहद दयनीय थी। उससे बदबू आ रही थी और वह जमीन से उठने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जब उसने करण को दफा होने के लिए कहते सुना, तो उसका खून खौल उठा। तू रुक साले मजदूर, मैं फिरोज भाई का बंदा हूँ। मुझे हाथ लगाने की कीमत तुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। करण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप पास में पड़ी एक लाल पक्की ईंट उठाई और ठंडे कदमों से दीनू की तरफ बढ़ने लगा। करण के हाथ में ईंट देखकर दीनू भिखारी की आंखें डर के मारे बाहर उबल आईं। वह अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह कीचड़ में 2-3 बार मुंह के बल गिरा, फिर घिसटते हुए उठा और बिना पीछे मुड़े ऐसी हवा की रफ्तार से भागा जैसे पीछे साक्षात यमराज पड़े हों। दीनू के भागने के बाद ही आसपास के दुकानदारों और पड़ोसियों की हिम्मत हुई। वे आगे आए और तालियां बजाकर करण का स्वागत करने लगे। एक गोलमटोल आंटी जी खिलखिलाकर बोली, अरे वाह नौजवान, बहुत बढ़िया काम किया। यह साला दीनू बहुत बड़ा नीच इंसान था। बिल्कुल सही कहा आंटी, आज तो इस लड़के ने हमारा कलेजा ठंडा कर दिया। आपकी फाइटिंग तो कमाल की है भैया। क्या आप नूपुर लॉज में कमरा ढूंढ रहे हैं? मैं आपको बता दूं, आप बिना किसी डर के यहाँ रुकिए। लॉज की मालकिन और उनकी बेटी बहुत ही शरीफ और सीधी सादी हैं। मैं कोने वाली गुप्ता जी चाट एंड नूडल्स शॉप का मालिक हूँ। आज शाम को मेरे पास आना, 20% डिस्काउंट के साथ बढ़िया नूडल्स खिलाऊंगा, एक पेट वाले हलवाई अंकल ने हाथ जोड़कर कहा। यह है हमारा भारत, जहां आत्मीयता और अपनापन हर दिल में बसता है। लोगों की बातें सुनकर करण के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बिल्कुल गुप्ता जी, जरूर आऊंगा। यह कहकर वह मुड़ा और वापस नूपुर लॉज के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वह अंदर आया, उसके पीछे से एक धीमी चिचकती हुई आवाज आई, साहब, मेरी और मम्मी की मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नूपुर बहुत ही सहमी हुई खड़ी थी, उसकी पिछली चंचलता पूरी तरह गायब हो चुकी थी। करण मुड़ा और नूपुर का मासूम चेहरा देखकर मुस्कुराया, अरे इसमें शुक्रिया कैसा, मुझे ऐसे नीच लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। और वैसे तुम मुस्कुराती हुई ज्यादा अच्छी लगती हो, ऐसे सहमी हुई नहीं। करण के ये शब्द सुनते ही नूपुर का घबराया हुआ दिल थोड़ा शांत हुआ। उसने शर्माते हुए कहा, अरे क्या आप सच में हमारे लॉज में रुकेंगे? हाँ बिल्कुल, सिर्फ 50 रुपए प्रति रात का कमरा है, इतना सस्ता और कहाँ मिलेगा। वैसे अगर लंबे समय के लिए रुकना हो तो कितना लगेगा? करण ने पूछा। नूपुर की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने जल्दी से हिसाब लगाया, एक महीने का 1200 1200 होता है, लेकिन आपके लिए सिर्फ 1000 1000 रुपए। बहुत बढ़िया, करण ने कहा और अपनी आर्मी पैंट की जेब में हाथ डाला। उसने जाह्नवी के दिए 5000 में से 1000 के करारे नोट निकाले और नूपुर के हाथ में थमा दिए। नूपुर ने पैसे लिए और उतावली होकर बोली, आप रुकिए, मैं अभी आपके नाम की रिसीप्ट काट देती हूँ। रहने दो, रसीद का क्या करेंगे? झंझट मत पालो, करण ने मना किया। नूपुर, जो इस धंधे में नई थी, 2 सेकंड के लिए हैरान रह गई। क्या सोच रही हो? चलो मुझे कमरा दिखाओ, करण हंसा। जी, आइए मेरे साथ। नूपुर ने काउंटर से पीतल की चाबी उठाई, मेरे पीछे आइए। नूपुर लॉज 3 मंजिल की पुरानी इमारत थी। करण का कमरा दूसरी मंजिल पर था, कमरा नंबर 201। दरवाजा खोलते ही अंदर का नजारा बुरा नहीं था, कम से कम करण जैसे फौजी के लिए तो बहुत बढ़िया था। एक बेड था, एक छोटा टीवी, एक पुराना कंप्यूटर टेबल और कोने में एक अटैच बाथरूम शावर। कमरा भले ही छोटा था, लेकिन काफी साफ सुथरा और सुकून देने वाला था।
यह रहा आपका कमरा साहब, नूपुर मुस्कुराई, यह लीजिए चाबी। करण ने चाबी ली, कमरे का मुआयना किया और बोला, काफी बढ़िया है। अगर आपको कोई और चीज न चाहिए हो तो मैं नीचे जाऊं? नूपुर ने पूछा। हाँ बिल्कुल, जाओ, करण ने सिर हिलाया। वह आराम करना चाहता था। जब से वह अदन की खाड़ी से 14 घंटे तैरकर भारत लौटा था, उसे एक पल की नींद नसीब नहीं हुई थी। और हाँ साहब, जरा संभल कर रहिएगा। मेरे वो चाचा दीनू इस इलाके के बड़े गुंडों से जुड़े हैं, मुझे आपके लिए डर लग रहा है। नूपुर ने चिंता जताते हुए कहा। बेफिक्र रहो, करण ने मुस्कुराकर कहा। वैसे आपका नाम क्या है साहब? नूपुर ने पूछा। करण राजपूत। ओह, मेरा नाम नूपुर है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा करण जी। मुझे भी। नूपुर पीछे हटी और दरवाजा बंद करने लगी। लेकिन दरवाजा बंद करते करते उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके दिमाग में बार बार करण का वही रूप घूम रहा था, कैसे उसने उस नीच चाचा को एक ही लात में हवा में उछाल दिया था। अगर आज करण न होता तो न जाने उसका और उसकी बीमार माँ का क्या होता। करण राजपूत, कितना प्यारा नाम है, और उम्र में भी ज्यादा बड़े नहीं लगते। अरे, मैं यह क्या सोच रही हूँ, मुझे तो अभी कॉलेज के एडमिशन की तैयारी करनी है। नूपुर ने अपने होठ भींचे, शर्माकर अपना चेहरा छिपाया और नीचे जाने से पहले एक आखिरी बार कमरा नंबर 201 के दरवाजे को मुड़कर देखा। उधर कमरे के अंदर करण बेड पर लेट चुका था। वह अपने आगे के कदमों के बारे में सोचने लगा। आखिरकार उसे मुंबई में टिकने के लिए कोई काम धंधा ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन काम कहाँ ढूंढे, यही सबसे बड़ी समस्या थी। करण ने सुन रखा था कि आज के जमाने में टीवी और इंटरनेट पर सारी जानकारियां मिल जाती हैं। वह उठा और उसने इंच का LCD टीवी ऑन किया। उसने रिमोट से चैनल बदले, लेकिन हर चैनल पर वही बोरिंग सास बहू के सीरियल आ रहे थे। उठकर करण कंप्यूटर टेबल के पास गया और PC ऑन किया। उसने ब्राउजर खोला और जॉब पोस्टिंग्स इन मुंबई सर्च किया। सामने नौकरियों की लंबी लिस्ट आ गई। सैलरी, मार्केटिंग और जाने क्या क्या था। एक जगह लिखा था, कंस्ट्रक्शन वर्कर, मजदूर चाहिए, 3000 महीना, मेहनत ज्यादा, पैसा कम। रिजेक्ट। करण कोई घाटे का सौदा नहीं करने वाला था। अदन की खाड़ी में दुश्मनों से लड़ते हुए उसकी जवानी घिस चुकी थी। इस बार भारत में सगाई तोड़ने के बहाने वह थोड़ा आराम करना चाहता था। काम जितना आसान और सुकून वाला हो उतना बढ़िया, यही उसकी इकलौती शर्त थी। वैसे भी इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं था जो करण न कर सके। उसने ब्राउजर के सर्च बार में टाइप किया, मुंबई क्लीनेस्ट एंड मोस्ट रिलैक्स्ड जॉब, हाई सैलरी, मुंबई में सबसे आसान, सुकून भरी और ज्यादा सैलरी वाली नौकरी। इंटरनेट पर सर्च दबाते ही ढेरों रिजल्ट्स खुल गए। करण की नजर सबसे ऊपर वाली जॉब पर पड़ी। कंपनी, लैला इंटरनेशनल, LAIYA इंटरनेशनल, मशहूर कॉस्मेटिक और ब्यूटी ब्रांड। पद, ब्यूटी कंसल्टेंट और PR असिस्टेंट, ब्यूटी कंसल्टेंट एंड PR असिस्टेंट। सैलरी 10,000 प्रति माह, 10,000 रुपए। करण ने पढ़ा, ब्यूटी कंसल्टेंट यानी लोगों को कॉस्मेटिक्स और मेकअप चुनने में मदद करना, और PR असिस्टेंट यानी पब्लिक रिलेशंस संभालना। करण को ज्यादा गहराई तो समझ नहीं आई, लेकिन नीचे लिखी शर्तें बहुत कड़क थीं। शैक्षणिक योग्यता, दुनिया की किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या डॉक्टरेट की डिग्री। भाषा ज्ञान, कम से कम 2 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में महारत। पर्सनालिटी लुक, चेहरा और पर्सनालिटी आकर्षक होनी चाहिए। शर्तें देखकर करण के होठों पर एक मुस्कान आ गई। डिग्री की बात करें तो पिछली बार जब मैं कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास अपने सीक्रेट फौजी मिशन पर था, तो वहां के बूढ़े चांसलर ने हाथ जोड़कर मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि थमा दी थी। मेरे पास कैम्ब्रिज की डिग्री का नंबर आज भी रटा हुआ है। भाषाओं की बात करें तो करण 20 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं और बोलियां फर्राटे से बोल सकता था। और लुक्स की बात, करण ने जेब से एक छोटा सा शीशा निकाला, अपना तीखा चेहरा, रोबीली जॉलाइन और कसरती मूंछें देखी और बुदबुदाया, इस लुक्स को तो 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए ना। फिर तो यह लैला इंटरनेशनल की नौकरी सीधे मेरे लिए ही बनी है। और सबसे बड़ी बात, 10,000 महीना। करण को अब कोई और नौकरी देखने की जरूरत नहीं थी। उसने फैसला कर लिया कि कल सुबह सबसे पहले वह लैला इंटरनेशनल के हेड ऑफिस जाकर इंटरव्यू देगा। पहले नौकरी पक्की करेगा, फिर उसी की मदद से अपनी मंगेतर जाह्नवी कपूर की कपूर इंडस्ट्रीज का पता लगाएगा।
लेकिन अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि अचानक नीचे गली से भयंकर चिल्लाने, गालियां बकने और लाठियां पटकने की आवाजें आने लगीं। अबे ओए फटेहाल मजदूर, बाहर निकल साले। हमारी बांद्रा गैंग के बंदे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? करण की आंखें ठंडी हो गईं। उसने टीवी की तरफ देखा और बुदबुदाया, लो भाई, फिरोज भाई के चमचे इतनी जल्दी पहुंच भी गए।